Hello ambitious aspirants, I hope you all are doing well. So today we'll start with the topic environmental pollution. What do you mean by environmental pollution? Environmental pollution क्या होता है कि when there is an addition of the substance in the environment which makes it less fit for life or which makes it unfit. Pollution is defined as an addition or excessive addition of certain materials to the physical environment which makes it less fit or unfit for life. जो ऐसा एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस या फिर एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि एनवायरनमेंट को अनफिट कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे हम पोल्यूशन। और जो भी एनवायरनमेंट को अनफिट कर रहे हैं ये मटेरियल्स इनको हम क्या बोलते हैं पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? दे आर द मटेरियल और फैक्टर्स विच कॉज एडवर्स इफेक्ट ऑन द नेचुरल क्वालिटी ऑफ एनी कॉम्पोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो कि एडवर्स इफेक्ट डालते हैं नेचुरल क्वालिटी एनवायरनमेंट पे। ठीक है, नेचुरल क्वालिटी एनवायरनमेंट की नेचुरल क्वालिटी पे एडवर्स इफेक्ट जो चीज डालती है उसको क्या बोलते हैं हम पॉल्यूटेंट्स। कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स, स्मोक जो आ रही है, फिर केमिकल्स फैक्ट्री से जो आ रहा है या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हो रहे हैं, सीवेज ऑफ हाउसेज एंड डिस्कार्डेड हाउस होल्ड आर्टिकल्स, ये सारे हैं पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन कैसे की गई है इन पॉल्यूटेंट्स की? अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इन विच दे परसिस्ट आफ्टर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट। कैसे परसिस्ट करते हैं ये एनवायरनमेंट में? ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? दे परसिस्ट इन द फॉर्म इन विच दे आर एडेड टू द एनवायरनमेंट। ये उसी फॉर्म में परसिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में जिसमें ये ऐड हुए हैं। इनके कोई और एडिशन या कोई इन्होंने इंटरेक्शन नहीं किया किसी से या किसी कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बना, ये उसी फॉर्म में परसिस्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। एग्जाम्पल क्या है इसका? डीडीटी एंड प्लास्टिक। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? दीज आर फॉर्म बाय इंटरेक्शन अमंग द प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं? जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स का जब आपस में इंटरेक्शन होता है तो वो उससे एक जो नया पॉल्यूटेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। फॉर एग्जाम्पल पेरोक्सी एसाइटिल नाइट्रेट पैन, किसकी इंटरेक्शन से बना है? ये नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। तो ये है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। और प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो कि उसी जो जिसमें ये एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं ये एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये किसी के इंटरेक्शन से नहीं बने। ठीक है, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू देयर एग्जिस्टेंस इन नेचर। कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट एंड क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? दे अकर इन नेचर एंड बिकम पॉल्यूटेंट व्हेन देयर कंसंट्रेशन रीचेस बियॉन्ड अ थ्रेशोल्ड लेवल। ये पहले से एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। ठीक है, लेकिन ये पॉल्यूटेंट नहीं होते। लेकिन पॉल्यूटेंट कब बनते हैं? जब इनकी जो कंसंट्रेशन होती है एनवायरनमेंट में वो थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर चली जाती है। जब ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में इंक्रीज हो जाते हैं या फिर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में तो इनको क्या बोलते हैं हम? क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स बोलने लगते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये एग्जिस्ट करती है पर ये हार्मफुल नहीं होती। ये हार्मफुल कब होती है? जब इनकी कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में बढ़ जाती है तो तब ये एक पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। ठीक है, क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? जो कि एनवायरनमेंट में होते नहीं है, विच आर मैन मेड। दे डू नॉट अकर इन नेचर एंड आर मैन मेड। एग्जाम्पल कौन से होते हैं? फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, डीडीटी एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ डिस्पोजल। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, कैसे डिस्पोज करते हैं हम इन पॉल्यूटेंट्स को? जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हो गए। एंड नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? विच आर डिग्रेडेड बाय माइक्रोबियल एक्शन, जो डिग्रेड हो सकते हैं माइक्रोबियल एक्शन से, तो उनको क्या बोलेंगे हम? बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। कौन से होते हैं? एग्जाम्पल सीवेज। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कि डीकम्पोज नहीं होते माइक्रोबियल एक्शन से, एग्जाम्पल प्लास्टिक, ग्लास, डीडीटी एक्सेट्रा। ठीक है, कॉजेज क्या है पॉल्यूशन के? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी तो वो पॉपुलेशन को जो पॉपुलेशन बढ़ेगी उसको वेहिकुलर एमिशंस होंगे, ज्यादा व्हीकल वो यूज करेंगे तो इससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। ठीक है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज से पॉल्यूशन बढ़ता है, इंडस्ट्रीज गैसेस रिलीज करती है, फिर वाटर में वो गर्म पानी भी रिलीज कर देती है तो इससे भी पॉल्यूशन बढ़ जाता है। अर्बनाइजेशन वही सेम है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अर्बनाइजेशन से भी। फिर अनकंट्रोल्ड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचर, नेचर को हम एक्सप्लॉयट करेंगे जैसे डिफॉरेस्टेशन तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ता है। फॉरेस्ट फायर्स, रेडियो एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शन, इन सबसे पॉल्यूशन बढ़ता है। तो हम डिस्कस करेंगे अब फर्स्ट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी एटमॉस्फेयर में एक या एक से ज्यादा कंटेमिनेंट्स हैं जो कि इंजीरियस है ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल और प्लांट लाइफ को। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एयर पॉल्यूशन। डेफिनेशन क्या है इसकी? द प्रेजेंस इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वन और मोर कंटेमिनेंट्स इन सच क्वालिटी or such duration as it is injurious or tends to be injurious to human health or welfare, animal or plant life.
ये उतनी क्वालिटी में उतने टाइम तक अगर ये कंटामिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं एनवायरमेंट में जो कि इंजूरियस है ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल और प्लांट लाइफ को, तो उनको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इज एग्रेवेटेड बिकॉज ऑफ 4 डेवलपमेंट्स। मतलब एयर पॉल्यूशन किस किस चीज से बढ़ा है, ट्रैफिक से, इंक्रीजिंग ट्रैफिक जब चलेगी तो वो गैसेस रिलीज करेगी, ठीक है, उससे एयर पॉल्यूशन होएगा। देन ग्रोइंग सिटीज ग्रो करने से, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सबसे एयर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन बेस्ड फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, डीजल एंड वुड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो कैसे रिलीज होता है? इनकम्प्लीट कंबशन से, ठीक है। इनकम्प्लीट जब बर्निंग होती है, मतलब इन द हाफ प्रेजेंस ऑफ, मतलब ऑक्सीजन पूरी अच्छी तरह से प्रेजेंस नहीं होती, तो इनकम्प्लीट बर्निंग जब होगी तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कंबशन ऑफ नेचुरल सिंथेटिक प्रोडक्ट सच एज सिगरेट के कंबशन से भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुई है, अगर वहां पे हम वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं, ठीक है, तो वो इनहेल करने के बाद हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, और वो ब्लड में मिक्स होने के बाद हमारे जो ऑक्सीजन लेवल है उसको कम कर देती है। तो इट कैन लीड टू द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इट लोअर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट एंटर्स आवर ब्लड। इट कैन स्लो आवर रिफ्लेक्सेस एंड मेक अस कंफ्यूज एंड स्लीपी। जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो हमारे रिफ्लेक्सेस को भी कम कर देती है, मतलब हम एक्शन नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं, कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते, ठीक है। हमें कंफ्यूज कर देती है और स्लीपी कर देती है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ प्रिंसिपल ग्रीन हाउस गैस। इट इज एमिटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। Next is CFCs, chlorofluorocarbons. These are gases released mainly from air conditioning system and refrigeration. जो रेफ्रिजरेशन में जो रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं ना, जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं उनके अंदर CFCs होती है, तो उससे वो गैसेस रिलीज होती है। When released into the air, CFCs rise to the stratosphere where they come in contact with other few gases which lead to a reduction of the ozone layer that protects the earth from the harmful ultraviolet rays of the sun. जब ये CFCs रिलीज होती है, ठीक है, तो ये राइज कर जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। जहां स्ट्रेटोस्फेयर में राइज करने के बाद ये और भी अदर गैसेस के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, और उनसे कांटेक्ट में आने के बाद ये जो ओजोन लेयर है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, उसको ये डिप्लीट कर देती है। मेन कॉज क्या है ओजोन लेयर के डिप्लीट होने का? CFCs, ठीक है, CFC से डिप्लीट होता है ओजोन लेयर। नाउ नेक्स्ट इज लेड। It is present in petrol, diesel, lead batteries, paints, hair dye products, etc. Lead affects children in particular. Lead कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पेट्रोल में, डीजल, लेड बैटरीज, ठीक है, और ये अफेक्ट करता है चिल्ड्रन इन पर्टिकुलर। ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती है इससे, और इससे क्या होता है, इससे फिर कैंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओजोन। ओजोन वैसे तो हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेस से, लेकिन वो कब प्रोटेक्ट करती है? जो कि जब वो एग्जिस्ट करती है कहाँ पे? अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करती है, लेकिन जब वो ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट करती है तो ओजोन एक्ट्स एज अ पॉल्यूटेंट, ठीक है। दिस इंपॉर्टेंट गैस शील्ड्स द अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेस। हार्मफुल यूवी रेस से हमें बचाती है ऊपर एटमॉस्फेयर में, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इट इज अ पॉल्यूटेंट विद हाईली टॉक्सिक इफेक्ट्स, ठीक है। अभी कहाँ इसके सोर्स क्या है ग्राउंड लेवल ओजोन एमिशंस के? व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। और ओजोन से क्या होता है कि आइज इच, बर्न एंड मतलब वाटर को भी हार्म करती है ओजोन, ठीक है। नेक्स्ट इज सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ सॉलिड्स इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, डस्ट एंड वेपर that can remain suspended for extended periods and is also the main source of haze which reduces visibility. Suspended particulate matter क्या है? जो कि जो एयर में जो सॉलिड प्रेजेंट है, किसकी फॉर्म में? स्मोक की फॉर्म में, डस्ट की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में। वो जब वो सॉलिड है जो एयर में प्रेजेंट है, वो अगर काफी लंबे समय तक, काफी एक्सटेंडेड पीरियड तक अगर वो वहां पे रह जाए एनवायरमेंट में, तो ये क्या बन जाता है? इट इज अ मेन सोर्स ऑफ हेज। हेज मतलब होता है ना कि जब धुंधलापन सा होता है, जब हमें दिखता नहीं अच्छे से वो, एंड इट रिड्यूसेस विजिबिलिटी, ठीक है। द फाइनर ऑफ दीज पार्टिकल्स व्हेन ब्रीथ्ड इट कैन लॉज इन आवर लंग्स एंड कैन कॉज लंग डैमेज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। जब ये जो सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है, जब हम इसको इनहेल कर लेंगे तो ये हमारे लंग्स में बैठ जाएंगे और ये क्या करेंगे? हमारे लंग्स को डैमेज करेंगे और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी इससे। नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज अ गैस प्रोड्यूस फ्रॉम बर्निंग कोल मेनली इन थर्मल पावर प्लांट्स। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होती है? बाय बर्निंग कोल। और जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना, इसका मेन सोर्स है सल्फर डाइऑक्साइड का, ठीक है। सम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस सच एज द प्रोडक्शन ऑफ पेपर, स्मेल्टिंग ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। इनसे भी प्रोड्यूस होती है सल्फर डाइऑक्साइड।
इट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू स्मोक एंड एसिड रेन। स्मोक क्या होती है? स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग। जब फॉग में स्मोक मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्मोक। तो उसका स्मोक का जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है वो कौन है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अब स्मोक, अभी बताया था ना कि स्मोक क्या होता है। स्मोक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक प्लस फॉग। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हाउ फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड व्हाट इज द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। तो स्मोक यही है कि जब फॉग कंटेन्स स्मोक तो उसको बोलेंगे स्मोक। Now smoke is a term used to describe air pollution that is the result of the interaction of sunlight with certain chemicals in the atmosphere। जब भी सनलाइट जो कि केमिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उससे रिएक्ट करती है, मतलब जो इंटरेक्शन होती है उस सनलाइट का और जो केमिकल्स का, उससे जो फिर जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं हम? स्मोक। Now one of the primary components of photochemical smoke is ozone। प्राइमरी कंपोनेंट्स ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड भी है और ओजोन भी है। Now while ozone in the stratosphere protects earth from UV rays, जो ओजोन है अभी बताया था ना पिछले स्लाइड्स में कि क्या होता है कि ओजोन क्या होता है कि हमें प्रोटेक्ट करती है हार्मफुल यूवी रेस से। लेकिन वो कब प्रोटेक्ट करती है? जब वो ओजोन प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में जब वो ओजोन प्रेजेंट होती है तब वो हमें प्रोटेक्ट करती है। लेकिन जब ओजोन ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंट होती है, ग्राउंड लेवल पे, तो वो एक पॉल्यूटेंट होती है, बहुत ही टॉक्सिक पॉल्यूटेंट होती है वो। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल ओजोन इज फॉर्म्ड व्हेन व्हीकल एमिशंस कंटेनिंग नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ग्राउंड लेवल ऑक्सीजन कैसे होती है? जो कि जब व्हीकलर एमिशन होते हैं उनकी वजह से ओजोन एनवायरमेंट में परसिस्ट करती है। ठीक है, एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो ये पेंट, सॉल्वेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा, जब ये इंटरैक्ट करती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, तो उससे क्या होता है? स्मोक बन जाता है। स्मोक रेफर्स टू हेजी एयर। हेजी एयर मतलब धुंधली सी एयर होती है। ठीक है, दैट कॉजेज डिफिकल्ट ब्रीदिंग कंडीशंस, मतलब ब्रीदिंग कंडीशंस बहुत, क्योंकि हमें सांस नहीं आ पाता हमारे, वो जब हम वो वही एयर हम अपने इनहेल करते हैं तो वो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है हमें। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गैसेज विद वाटर वेपर एंड डस्ट। कॉम्बिनेशन क्या है? बहुत सारी गैसेज का वाटर वेपर और डस्ट के साथ जब कॉम्बिनेशन होता है तो स्मोक हो जाती है। इफेक्ट्स क्या है स्मोक का? इट हैम्पर्स विजिबिलिटी एंड हार्म्स द एनवायरमेंट। विजिबिलिटी को हैम्पर करती है कि हमें कुछ दिखता नहीं है, और फिर एनवायरनमेंट को हार्म करती है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है क्योंकि हम इनहेल करने के बाद हमें अच्छे से सांस नहीं ले पाते हम। ठीक है, फिर डेथ्स होती है रिलेटेड टू ब्रोंकाइल डिजीजेस। फिर हैवी स्मोक ग्रेटली डिक्रीजेस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को डिक्रीज करती है। फिर विटामिन डी को डिक्रीज करती है क्योंकि स्मोक होती है तो हेज होता है, तो वो फिर जो सनलाइट है वो अर्थ पे आ नहीं पाती अच्छे से, तो अगर आ नहीं पाएगी तो सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलती है। और विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स होती है। तो अगर विटामिन डी नहीं आ पाएगी तो उससे रिकेट्स के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, रिकेट्स होने के। ठीक है, तो दीज आर ऑल द इफेक्ट्स ऑफ स्मोक। अब इंडोर, एक तो होता है इंडोर एयर पोल्यूशन, एक होता है आउटडोर एयर पोल्यूशन। अब इंडोर एयर पोल्यूशन मतलब जो कि इंडोर मतलब अपने हाउसेज में, बिल्डिंग्स में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में जो कि एयर है और उस एयर के अंदर जो पॉल्यूटेंट है एग्जिस्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इंडोर एयर पोल्यूशन। इंडोर एयर पोल्यूशन दो होते हैं, रूरल होता है और रूरल एरियाज में एंड अर्बन एरियाज में। रूरल एरियाज में कैसे होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि काफी विलेजेस में जो अभी भी जो वुड है उसको एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, और जो काउ डंग है उसको भी कुकिंग, फॉर कुकिंग एंड हीटिंग यूज करते हैं। ठीक है, उसकी बर्निंग, उसको बर्न करके फिर जो होता है ना कुकिंग करते हैं, तो इसीलिए उसके जो बर्न से जो भी गैसेस रिलीज होती है तो वो परसिस्ट करती है उसी एनवायरनमेंट में, घर में ही करते हैं तो वो घर में ही जो गैसेस है वो रिलीज होती है, तो उससे क्या होता है? इंडोर एयर पॉल्यूशन हो जाता है। तो बर्निंग सच फ्यूल्स प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ स्मोक। जो ये फ्यूल्स हम बर्न करते हैं इससे स्मोक निकलती है, और अदर एयर पॉल्यूटेंट्स और भी बहुत सारे जो कि कन्फाइंड रहते हैं स्पेस ऑफ होम, मतलब होम में ही रह जाते हैं क्योंकि वो अंदर कर रहे हैं हम। ठीक है, अंदर बर्न कर रहे हैं तो वो अंदर बिल्कुल परसिस्ट करेंगे, रिजल्टिंग इन हाई एक्सपोजर। मतलब हाई एक्सपोजर होगा किसको? जो भी घर में जो भी होंगे, जो भी रहते हैं उन सबको ये एक्सपोजर होगा इस चीज का कि वो पॉल्यूटेंट से हार्म होंगे। ठीक है, सीरियस पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं? पार्टिकुलेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉलीसाइक्लिक ऑर्गेनिक मैटर एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये सारे पॉल्यूटेंट्स है जो रिलीज होते हैं। और नेक्स्ट कौन सी? अर्बन। अर्बन में क्या होता है कि अर्बन एरियाज में क्या होता है? जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ मोर टाइटली सील्ड बिल्डिंग्स। अगर हम बहुत टाइटली सील्ड बिल्डिंग्स बना दें, वहां पे कोई वेंटिलेशन ना हो, वेंटिलेशन नहीं होगी तो एयर बाहर नहीं जा पाएगी, या जो भी अंदर पॉल्यूटेंट्स है वो अंदर ही रह जाएंगे, और वो अंदर रहेंगे तो हम इनहेल करेंगे उनको, तो वो हमें हेल्थ इफेक्ट्स होंगे। ठीक है,
द यूज ऑफ सिंथेटिक मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग एंड फर्निशिंग, सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं वो भी कुछ गैसेस रिलीज करते हैं, तो सिंथेटिक मटेरियल्स यूज करने से जो पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। फिर यूज ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, हाउस होल्ड केयर प्रोडक्ट्स जैसे परफ्यूम भी हम यूज करते हैं, तो परफ्यूम से भी जो गैसेस कुछ गैसेस रिलीज होते हैं विच आर हार्मफुल, ठीक है। इंडोर एयर पोल्यूशन कैन बिगिन विद इन द बिल्डिंग और ड्रोन फ्रॉम आउटडोर्स, वो बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है, अंदर भी जनरेट हो सकती है मतलब पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, या फिर वो बाहर से भी आ सकते हैं, आउटडोर मतलब इट कैन कम फ्रॉम आउटडोर्स एंड परसिस्टेंट इनसाइड द हाउस या बिल्डिंग जो भी है, ठीक है। Now, other than नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड, इनके अलावा भी बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे पॉल्यूटेंट कौन कौन से, जैसे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द मेन इंडोर सोर्सेज, इसके इंडोर सोर्सेज क्या है वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, क्या है, कहां से आता है ये, परफ्यूम्स, हेयर स्प्रेज, फर्नीचर पॉलिश, ग्लूज, इन सब से ये वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और उनके हेल्थ इफेक्ट्स क्या है कि इरिटेशन ऑफ द आई, नोज, थ्रोट, हेडेक्स हो जाता है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके कि ये लिवर को भी डैमेज कर सकते हैं, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो, ठीक है। नेक्स्ट इज टबैको कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर कॉजिंग होता है, ये पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स कौन से क्या आते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स में, लाइक पोलन फ्रॉम प्लांट्स, माइट, या फिर हेयर फ्रॉम पेट्स, फंगाई, पैरासाइट्स एक्सेट्रा, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे एलर्जीज भी हो सकती है, या फिर अस्थमा भी हो सकता है बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट से। ऐसे ये फॉर्मल्डिहाइड कहां से आते हैं, मतलब मेनली कहां से होते हैं, इंडोर्स में, कारपेट्स हो गए, इंसुलेशन फॉर्म होगी, इन सब से, तो इससे क्या होता है, इरिटेशन ऑफ द आई, नोज, एलर्जीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज रेडन, एस्बेस्टोस, पेस्टिसाइड्स, ये सारे पॉल्यूटेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लाई ऐश कैसे प्रोड्यूस होती है, ऐश इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर कंबशन ऑफ सॉलिड मटेरियल टेक प्लेस, जब भी कंबशन होता है सॉलिड मटेरियल का तो ऐश प्रोड्यूस होती है। जब वो फ्लाई ऐश राइज करती है एयर में और गैसेस के साथ मिक्स होके, मतलब जो ऐश है वो राइज करती है एयर में और गैसेस के साथ मिक्स करके, तो उसको क्या बोलते हैं हम, फ्लाई ऐश, ठीक है। फ्लाई ऐश की कॉम्पोजिशन, मतलब इसमें कौन कौन से मटेरियल है, जैसे एल्यूमिनियम सिलिकेट है, इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड्स है, तो मेन इसमें कौन सा है, सिलिका, ठीक है। अब इसको हम अब ये फ्लाई ऐश है, ये भी एक एयर पॉल्यूटेंट है, तो अगर हम इसको कलेक्ट कैसे कर सकते हैं ताकि ये एयर में जा ही ना सके, तो हमें इसको पहले कलेक्ट कर लेना चाहिए। लेकिन हम कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, इट इज जनरली कैप्चर्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स और या फिर फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट्स को यूज करके इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं पहले ही, ताकि ये एनवायरमेंट में जा ही ना सके, जो कि एयर में ये जा ही ना सके, हम इस ऐश को पहले ही फिल्टर कर लें, तो ये ऐसे फिल्टर हो सकती है। फिर इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स क्या होते हैं कि if fly ash is not captured and disposed of properly, it can pollute air and water considerably. अगर फ्लाई ऐश को अगर हम कैप्चर ना करें और अगर हम डिस्पोज ऑफ ना करें तो ये पॉल्यूट करती है एयर वाटर को, ठीक है। फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, और क्या होता है कि जैसे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वो फ्लाई ऐश से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उसके थर्मल पावर प्लांट्स के आसपास जो भी क्रॉप फील्ड्स है, अगर वहां से फ्लाई ऐश निकल रही है थर्मल पावर प्लांट से, तो जो भी आसपास उसके क्रॉप फील्ड्स है वो वहां की लीव्स पे या क्रॉप फील्ड्स पे जाके बैठ जाएगी वो फ्लाई ऐश, और फिर वो क्या करेगी, उस प्लांट ईल्ड को कम कर देगी फ्लाई ऐश, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके, अब कि सीमेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय फ्लाई ऐश अप टू 35%, मतलब जो सीमेंट है वो हम सीमेंट को रिप्लेस कर सकते हैं फ्लाई ऐश से अप टू 35% तक, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम हो जाएगी और रोड्स की, ठीक है। तो रोड्स बनेंगे इससे सीमेंट, मतलब फ्लाई ऐश अगर हम यूज करेंगे सीमेंट्स में। फ्लाई ऐश की जो ब्रिक्स होती है वो बहुत ही लाइट होती है, लाइट एंड वेट होती है, और हाई स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी होती है इनमें, तो ये इसकी एक एडवांटेज है। Now fly ash is a better filled material for road embankments and in concrete roads. Fly ash can be used in reclamation of wastelands. Wasteland के reclamation में fly ash यूज हो सकता है, और जबकि abundant mines पड़ी हैं उनको fill करने के लिए भी fly ash यूज हो सकता है। Fly ash can increase the crop yield and it also enhances water holding capacity of the land. अब वैसे तो हमने पहले देखा था कि fly ash जो कि crop की yield को कम करती है, कब करती है वो, जब वो फ्लाई ऐश उनकी लीव्स पे या क्रॉप्स पे बैठ जाती है तो उसकी क्रॉप यील्ड को कम कर देती है। लेकिन अगर हम फ्लाई ऐश को सॉइल में मिला दें, ठीक है, तो वो क्या करती है कि वो एक तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देती है वो लैंड की, और ऊपर से उससे क्या होता है कि इंक्रीज हो जाती है क्रॉप यील्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के क्या इफेक्ट है,
वैसे तो हेल्थ बेनिफिट्स में बहुत सारी जो पॉल्यूटेंट्स हैं हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह, लेकिन हम डिस्कस करेंगे इसमें दो ही, ओजोन और मर्करी। ओजोन कहाँ से आता है? बेसिकली ऑटोमोबाइल, जैसे व्हीकुलर एमिशन होते हैं वहां से ऑटोमोबाइल एमिशन हो गई, तो इससे क्या होता है ओजोन से? ब्रेथलेसनेस होती है, अस्थमा, वीजिंग, चेस्ट पेन होता है, ठीक है। मर्करी से क्या होता है? नर्वस डिसऑर्डर और इंसोम्निया, मेमोरी लॉस, इरिटेशन, ये मीनामार्टर डिजीज होती है मर्करी से, ठीक है। ये सारे हेल्थ इफेक्ट्स हैं, सॉरी बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, ये हेल्थ इफेक्ट्स आएंगे यहाँ पे। इफेक्ट्स ऑन वेजिटेशन पे इसका क्या इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन का? ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कम कर देती है। जो भी एयर पोल्यूटेंट्स है वो अगर क्रॉप्स पे बैठ जाए, जो भी क्रॉप्स को इफेक्ट करते हैं वो, तो और क्रॉप्स को इफेक्ट करेंगे तो क्रॉप यील्ड भी कम होगी। ऐसे ही फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी कम करेंगे वो, ठीक है। जो सल्फर डाइऑक्साइड है कॉजेज क्लोरोसिस मतलब जो क्लोरोफिल को कम कर देती है वो प्लांट में, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो क्लोरोफिल कम होगी तो फोटोसिंथेसिस को वो इफेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है? क्लोरोसिस, प्लाज्मोलिसिस, मेम्ब्रेन डैमेज, मेटाबॉलिक इनहिबिशन। हाइड्रोकार्बन सच एज इथाइलिन कॉजेज प्री मेच्योर लीफ फॉल। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं जैसे कि इथाइलिन, उससे क्या होता है कि जो लीफ होती है वो पहले ही मतलब झड़ जाती है अपने टाइम से, तो ये प्री मेच्योर लीफ फॉल हो गया इनकी वजह से। फिर फ्रूट ड्रॉप, शेडिंग ऑफ फ्लोरल बड्स, कर्लिंग ऑफ पेटल्स एंड डिसकलरेशन ऑफ सेपल्स की जो डिसकलरेशन होती है वो भी इनसे हो जाती है, इफेक्ट्स है ये एयर पोल्यूशन के। फिर ओजोन डैमेज, क्लोरेनकाइमा एंड दस डिस्ट्रक्ट्स। क्लोरेनकाइमा क्या होता है? बेसिकली जो भी फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं सेल्स, तो ओजोन उसको डैमेज कर देता है क्लोरेनकाइमा को। और फिर डिस्ट्रक्ट्स दी फॉलिएज इन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स। फिर एनिमल्स पे ये इफेक्ट होता है कि वो इनकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये इफेक्ट्स होते हैं एनिमल्स पे। फिर डिटरेशन ऑफ मटीरियल्स, एस्थेटिक लॉस, ऐसे मटेरियल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं एयर पोल्यूशन के। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? डिस्ट्रॉइंग द पॉल्यूटेंट्स बाय थर्मल और कैटालिटिक कंबशन। हम जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं थर्मल और कैटालिटिक कंबशन से। तो ये उसकी मतलब हम जो पॉल्यूटेंट है उसको अगर हम डिस्ट्रॉय कर दें, फिर उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर दें, तो ये लेस टॉक्सिक फॉर्म है तो वो ज्यादा हार्म नहीं करेंगे, ऐसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर जैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स कैन बी एलिमिनेटेड एंड मिनिमाइज्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। जैसे कौन से मेथड से? अरेस्टर्स और स्क्रबर्स से हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं पॉल्यूशन को। अरेस्टर्स से क्या होता है कि जो भी पर्टिकुलेट मैटर्स है वो सेपरेट हो जाता है एयर से, जो भी कंटामिनेटेड मटेरियल है वो एयर से हम सेपरेट कर देते हैं अरेस्टर्स की मदद से, ठीक है। और स्क्रबर्स में क्या होता है? वेट पैकिंग मटेरियल को यूज करके हम जो कंटामिनेटेड मटेरियल है और एयर को सेपरेट कर देते हैं, वेट पैकिंग मटेरियल यूज करके स्क्रबर्स में, ठीक है। अब कंट्रोल ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स कैन बी कंट्रोल थ्रू टेक्निक्स ऑफ कंबशन, एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब इनसाइड द सरफेस, और मतलब इनसाइड, एंड एडजॉर्प्शन मतलब ऑन द सरफेस, सरफेस पे होता है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या होता है? सरफेस पे। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, मतलब ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम एफिशिएंट इंजन यूज कर सकते हैं। फिर कैटालिटिक कन्वर्टर्स भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे कंट्रोल मेजर्स हम ले सकते हैं ताकि हम एयर पोल्यूशन ना हो या फिर एयर पोल्यूशन को हम कम कर सकें। गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए? एक है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। In India, the Central Pollution Control Board has been executing a nationwide program of ambient air quality monitoring. जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं नेशन वाइड प्रोग्राम को एम्बियंट एयर क्वालिटी मॉनिटर करने की, कितनी एयर क्वालिटी होनी चाहिए एक जगह पे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। इसके इज अंडरटेकन इन इंडिया। किस लिए हो रही है? टू डिटरमाइन स्टेटस एंड ट्रेंड्स ऑफ एम्बियंट एयर क्वालिटी, कि हम डिटरमाइन कर सके कि कितनी एयर क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब कितनी एयर क्वालिटी सही होती है, और उससे ऊपर अगर कंटामिनेंट्स इंक्रीज हो जाए तो वो डिटेरियोरेट कर सकते हैं एनवायरमेंट को। फिर असर्टेन करने के लिए कि जो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी वो जो स्टैंडर्ड्स उन्होंने बनाए हैं वो कंप्लाई कर रही है सारी सिटीज, ठीक है। फिर हम आइडेंटिफाई करने के लिए नॉन अटेनमेंट सिटीज की जहां पे ये स्टैंडर्ड्स कंप्लाई नहीं हो रहे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। टू अंडरस्टैंड द नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ क्लीनिंग इन द एटमोस्फेयर। हम किस लिए कर रहे हैं? टू अंडरस्टैंड कि नेचुरल प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, हम क्लीन कैसे कर सकते हैं एटमोस्फेयर को नेचुरल प्रोसेस से, और फिर प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए, ठीक है। ऐसे ही है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये वैसे तो ये नोटिफाइड हुआ था इन ईयर 1982,
पर ये ड्यूली रिवाइज हुआ 1994 में। इसमें क्या है, 12 पॉल्यूटेंट्स है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, इसमें 12 पॉल्यूटेंट्स है। कौन कौन से, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 10, PM 2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, निकल, बेंजीन, अमोनिया एंड बेंजोपायरीन। ये 12 पॉल्यूटेंट्स है इसके अंदर, ठीक है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अब नेक्स्ट है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये 2015 में इंडेक्स क्या करता है कि डिटरमाइन करता है कौन सी सिटीज में कितना पॉल्यूशन है, फिर उनको वो कैटेगराइज करते हैं कि ये गुड है, ये सेटिस्फैक्ट्री है, ये मॉडरेटली पॉल्यूटेड है, ये पुअर है, ये वेरी पुअर है, ऐसे कैटेगराइज करता है ये, ठीक है। नाउ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, इंडियाज एयर पॉल्यूशन रैंक्ड अमंग द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो एयर पॉल्यूशन है वर्स्ट है। डब्ल्यूएचओ क्या कहता है, ये डब्ल्यूएचओ की लाइन है कि इंडियाज एयर पॉल्यूशन रैंक्ड अमंग द वर्स्ट इन द वर्ल्ड इज एडवर्सली इंपैक्टिंग द लाइफ स्पैन ऑफ इट्स सिटीजन। मतलब ये लाइफ स्पैन को इंपैक्ट करता है सिटीजन की, रिड्यूसिंग मोस्ट इंडियन लाइफ बाय ओवर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से ये रिड्यूस कर रहा है इंडियन लाइफ को, ये जो एयर पॉल्यूशन हमारा बढ़ रहा है इंडिया में, ठीक है। नाउ ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज, जो कि वर्ल्ड की टॉप 20 पॉल्यूटेड सिटीज है, 13 तो है इंडिया में, ठीक है। इंडिया पॉल्यूशन स्लैशेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अभी ये डिस्कस किया ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि 3 साल से कम हो रही है। Now, India is placed as a bottom performer on several indicators such as environmental health impact, air quality, water and sanitation, and India's environment health severely lags behind the BRICS nation. मतलब बॉटम परफॉर्मर है कुछ इंडिकेटर्स पे। और फिर जो गंगा यमुना एंड आर रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स, 10 मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर्स में गंगा यमुना को। तो ये सारी एयर पॉल्यूशन है इंडिया में। अब नेक्स्ट पॉल्यूशन कौन सी है, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन भी वही जो कि एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू वाटर, ये वाटर में ऐड होते हैं सब्सटेंसेस जो कि वाटर की क्वालिटी को डिटीरियोरेट करते हैं। क्या है इसमें, एडिशन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस टू द वाटर सच एज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल हीट विच डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर सो दैट इट बिकम्स अनफिट फॉर यूज। वही कि जो भी सब्सटेंसेस ऐड हो रहे हैं वाटर में जो कि वाटर को अनफिट बना रहे हैं, तो वो सारे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलेंगे, पॉल्यूटेंट्स, और उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू सरफेस वाटर पे कन्फाइन नहीं है, इस पे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी है, सी पे भी पॉल्यूशन हो रही है, सी में भी, ओशन में भी पॉल्यूशन हो रही है, ठीक है। टाइप्स ऑफ सोर्सेज कौन से, पॉइंट सोर्स जो कि हमें पता है कि इस सोर्स से, यहाँ से ये पॉल्यूटेंट आ रहा है वाटर में, ये हमें पता है, ये पॉइंट सोर्स हो गए। डिफ्यूज और नॉन पॉइंट सोर्स जो कि हमें पता नहीं है कहाँ से आ रहा है पॉल्यूटेंट, तो उसमें कौन से, कम्युनिटी वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट। कम्युनिटी वेस्ट वाटर मतलब जैसे कि सीवेज हो गया, ये सीवेज सिस्टम हो गया, पब्लिक सीवेज सिस्टम, ये हो गया कम्युनिटी वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट मतलब जो कि इंडस्ट्रियल डिस्चार्जेस है सारे, वो सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट में आ गए, ठीक है। एग्रीकल्चर सोर्सेज कौन से हैं पॉल्यूशन के, एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में हम यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करने के लिए ना, तो वो फर्टिलाइजर्स में कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जो जैसे वो लीचिंग होती है इनकी फर्टिलाइजर्स की, फिर वो चले जाते हैं सारे पानी में और वो पानी को कंटामिनेट कर देते हैं। एक्सेस फर्टिलाइजर्स में रीच द ग्राउंड वाटर में, क्योंकि हम फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो जो एक्सेस फर्टिलाइजर्स होंगे वो नीचे चले जाएंगे, मिट्टी से नीचे पानी में चले जाएंगे, ग्राउंड वाटर में चले जाएंगे बाय लीचिंग से चले जाएंगे, एंड और मे बी मिक्स्ड विद सरफेस वाटर ऑफ रिवर्स, या फिर सरफेस वाटर में मिक्स हो जाएंगे ये ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड पोन्स बाय रन ऑफ एंड ड्रेनेज। जैसे सरफेस रन ऑफ होएगा तो उससे ये सारे फर्टिलाइजर, जो एक्सेस फर्टिलाइजर है, वो रिवर या लेक्स या पोन्स में ऐड हो जाएंगे, तो वो उससे कंटेमिनेट करेंगे उस रिवर को या उस लेक को। पेस्टिसाइड्स इंक्लूड है इसमें, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, नेमेटोसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, ये सारे इंक्लूडेड है इसमें। नाउ दे कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ केमिकल्स, सच एज केमिकल्स कौन से इसमें, क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, मेटेलिक सॉल्ट्स, कार्बोनेट्स, थायोकार्बोनेट्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। Now, many of the pesticides are non-degradable and the residues have long life. जो भी पेस्टिसाइड्स है ये बहुत नॉन डिग्रेडेबल है, इनको डिग्रेड नहीं कर सकते, बहुत मतलब इनको डिग्रेड नहीं कर सकते, तो इनकी जो लाइफ है वो भी लॉन्ग होगी, तो ये काफी टाइम तक परसिस्ट करेंगे वाटर में। और वाटर पॉल्यूशन कैसे हो सकती है, थर्मल पॉल्यूशन कैसे कि जो थर्मल पावर प्लांट्स और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां से भी पॉल्यूटेंट्स आ सकते हैं। कैसे कि जैसे वहां पे जो थर्मल पावर प्लांट्स है वहां पे पानी को हम एज अ कूलेंट यूज करते हैं, जो कूलेंट यूज कर रहे हैं, फिर वो जो हॉट वाटर बन रहा है उससे, जो वो हॉट वाटर को रिलीज कर देते हैं, जो आसपास पानी में रिलीज कर देते हैं वो हॉट वाटर को, या फिर जहां से उन्होंने वो पानी लिया है एज अ कूलेंट लिया है उन्होंने, तो वो उसको एज अ कूलेंट यूज करने के बाद जब वो पानी वहां पे थर्मल पावर प्लांट्स पे गर्म हो जाता है तो उस गर्म पानी को वो उधर ही रिलीज कर देते हैं
वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं। तो इस वाटर बॉडीज में रिलीज करने के बाद क्या होता है कि वहां का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है एकदम टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है वहां पे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो मर जाते हैं, तो ये उनको इफेक्ट कर रहे हैं। फिर अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन क्या हो रहा है कि द ग्राउंड वाटर इज थ्रेटन्ड विद कंटेमिनेशन ड्यू टू सीपेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड म्यूनिसिपल वेस्ट। जो इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल वेस्ट है वो ग्राउंड वाटर में जा रहा है, जैसे अब वो लैंड से वो क्या हो गया, नीचे चला गया थ्रू लीचिंग। बताया था ना कि लीचिंग से नीचे चला जाता है, सारे नीचे चले जाते हैं ये सारे कंटामिनेंट्स ग्राउंड वाटर में, या फिर एग्रीकल्चर रन ऑफ से भी। तो ये अंडरग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है ऐसे। मरीन पॉल्यूशन कैसे, ओशंस आर द अल्टीमेट सिंक ऑफ ऑल नेचुरल एंड मैनमेड पॉल्यूटेंट्स। अल्टीमेटली सिंक है ओशन, जो अल्टीमेट सिंक है किसका, नेचुरल और मैनमेड पॉल्यूटेंट्स का। रिवर, जो भी रिवर्स में पॉल्यूटेंट्स है वो सारे सी में आके डिस्चार्ज होता है, ओशन में आके डिस्चार्ज होता है। जो भी सीवेज या गार्बेज ऑफ कोस्टल सिटीज है वो भी डंप करते हैं सी में। तो इसमें बहुत सारी पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है मरीन को, मरीन पॉल्यूशन इससे बहुत ज्यादा हो रही है। इफेक्ट्स क्या है वाटर पॉल्यूशन के, इफेक्ट्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वाटर पॉल्यूशन का, कि जब पॉल्यूटेड वाटर है वो क्या करता है, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट है उसको कम कर देता है पॉल्यूटेड वाटर। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया तो उससे क्या होगा, जो वहां के ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएंगे, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो जिएंगे कैसे। तो इसीलिए क्या होगा, वो एलिमिनेट कर देंगे सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स को। और क्या होता है कि जो हॉट वाटर डिस्चार्ज होता है, जैसे हॉट वाटर डिस्चार्ज से भी पानी का जो एकदम गर्म हो जाता है तो उससे क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। Now, ह्यूमन पे क्या इफेक्ट है इसका, द पॉल्यूटेड वाटर यूजुअली कंटेन्स पैथोजेंस कंटेन करता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है पैथोजेंस कंटेन करता है। कैसे, कौन से, वायरस, बैक्टीरिया, पैरासिटिक, प्रोटोजोआ एंड वॉर्म्स। और उससे क्या होता है फिर वाटर बॉर्न डिजीजेस लाइक जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफाइड, एमीबियासिस एक्सेट्रा। ठीक है। फिर हजार्ड्स ऑफ ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है कि जो एक्सेस नाइट्रेट है ड्रिंकिंग वाटर में वो डेंजरस है ह्यूमन हेल्थ के लिए। उस नाइट्रेट से कौन सी डिजीज होती है, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऐसे जो मर्करी है, अगर मर्करी वाटर में प्रेजेंट है तो उससे कौन सी डिजीज होती है, मीना-मार्टर डिजीज। मीना-मार्टर डिजीज कैसे होगी कि जैसे मर्करी है वो पानी में प्रेजेंट है और अगर वो जैसे फिश में चला गया, पानी में प्रेजेंट है, फिर वो पानी फिश कंज्यूम करेगी तो फिश में वो मर्करी चला गया, और वो फिश अगर ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, वो मर्करी ह्यूमंस के अंदर चला जाएगा और उससे क्या होगा, मीना-मार्टर डिजीज होगी मर्करी से। ऐसे ही फिर अगर कैडमियम है वाटर में, अगर वाटर में कैडमियम है तो उससे कौन सी डिजीज होगी, इटाई डिजीज, और उसको क्या बोलते हैं, या फिर आउच डिजीज। ये सारे हजार्ड्स हैं। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी होगा। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन में अगर नाइट्रेट ऐड है तो नाइट्रेट से कौन सी डिजीज होती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, राइपेरियन बफर्स, वही बफर्स अगर हम क्रिएट कर दे कि अगर हम रन ऑफ से जो पानी जा रहे हैं, जैसे रन ऑफ से जो भी सी या रिवर्स में जो भी पानी जा रहा है, अगर वहां पे हम बफर बना दे और हम उस पानी को कैप्चर कर ले उनमें जाने से पहले, तो क्या हो सकता है, हम कंट्रोल कर सकते हैं वाटर पॉल्यूशन को ऐसे ही। और फिर क्या होता है, ट्रीट में अगर हम सीवेज वाटर को ट्रीट कर दे, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को अगर हम अच्छे से ट्रीट करके और फिर रिलीज करें वाटर बॉडीज में, तो उससे कंटेमिनेट्स पहले हम ट्रीट कर लेंगे तो वो कंटेमिनेट्स वाटर बॉडीज में नहीं जाएंगे। हॉट वाटर शुड बी कोल्ड बिफोर रिलीज फ्रॉम द पावर प्लांट। जो भी पावर प्लांट से जो पानी रिलीज हो रहा है वो हॉट वाटर है, उस हॉट वाटर को अगर हम कूल करके रिलीज करें तो वो पानी को इफेक्ट नहीं करेगा, वाटर बॉडीज को इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसे डोमेस्टिक क्लीनिंग इन टैंक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर्स विच सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर शुड बी प्रोहिबिटेड। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी अवॉइडेड। मतलब एक्सेसिव फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक्सेस होएगा तो फिर वो मिक्स होकर रन ऑफ वाटर में, सरफेस रन ऑफ से वो पानी में चला जाएगा, ऐसे वो ग्राउंड वाटर में लीच हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए, एफिशिएंट यूज ऑफ एनिमल रेजिड्यूज एज फर्टिलाइजर्स। एनिमल रेजिड्यूज को हम फर्टिलाइजर के तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन क्या है, वही कि जब भी सॉइल में, पहले था वाटर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन, अब है सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन मतलब जब भी सॉइल में ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस ऐड हो जाए जो कि सॉइल की क्वालिटी को डिटेरियोरेट कर दें सॉइल की क्वालिटी को, तो उसको क्या बोलेंगे, सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ सब्सटेंसेस टू द सॉइल which adversely affect physical, chemical and biological properties of soil and reduces its productivity। जब उसकी productivity को reduce कर दें। Soil pollutant is any factor which deteriorates the quality, texture and mineral content of the soil। जो भी pollutant है वो क्या करता है, deteriorate कर देता है quality, texture और mineral content soil के, ठीक है। तो उससे क्या होगा, biological balance disturb हो जाएगा organisms का soil के अंदर, ठीक है।
अब इसकी कॉजेज क्या है? इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड हर्बिसाइड्स। जब भी हम बहुत सारे जैसे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स हम क्यों यूज करते हैं? ताकि क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो। ठीक है, क्रॉप यील्ड इंक्रीज करने के चक्कर में हम बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज कर लेते हैं जिससे कि सॉइल को हार्म होता है। नाउ डंपिंग ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सॉलिड वेस्ट अगर हम जैसे डंप करते हैं लैंड पे तो उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। डिफॉरेस्टेशन और सॉइल इरोजन से सॉइल पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन से भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है क्योंकि लैंड बहुत यूज हो रही है तो इससे सॉइल पोल्यूशन हो रहा है। सोर्सेज क्या है इसके? इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट में कौन कौन से केमिकल्स इंक्लूडेड है? जैसे मर्करी, लेड, कॉपर, जिंक। ऐसे ही पेस्टिसाइड्स में इंक्लूड है इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स ऐसे। अब जो फर्टिलाइजर एंड जो मेन्योर है वो भी एक सोर्स है सॉइल पोल्यूशन का क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो इंक्रीज करते हैं वैसे तो क्रॉप यील्ड, लेकिन जब एक्सेस यूज करते हैं तो वो रिड्यूस करते हैं पॉपुलेशन ऑफ सॉइल बोर्न ऑर्गेनिज्म। वो किसको रिड्यूस करते हैं? जो वहां पे सॉइल बोर्न ऑर्गेनिज्म है उनकी पॉपुलेशन को वो रिड्यूस कर देते हैं। अब डिस्कार्डेड मटेरियल, जैसे हम ऐसे फेंक देते हैं कोई भी मटेरियल ऐसे जिससे हम फेंक देते हैं तो वो क्या होता है? उससे सॉइल पोल्यूशन बढ़ जाती है। ऐसे रेडियो एक्टिव वेस्ट से और भी कोई पोल्यूटेंट्स है जैसे उन सब से क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन। अब टाइप्स कौन से सॉइल पोल्यूशन के? एग्रीकल्चर सॉइल पोल्यूशन। एग्रीकल्चर से सॉइल पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस। एग्रीकल्चर से बताया था ना कि फर्टिलाइजर्स की वजह से। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस इन सॉलिड वेस्ट को हम डंप करते हैं तो उससे सॉइल पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस के मतलब जब भी कोई इंडस्ट्रीज जो भी इंडस्ट्रीज का जो केमिकल्स हैं वो अगर हम लैंड में चले जाएं जैसे कोई भी मर्करी या जो भी लेड वगैरह तो वो उससे सॉइल पोल्यूशन हो सकती है। पोल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज। ठीक है, अब इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इफेक्ट्स क्या है सॉइल पोल्यूशन के? एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट है सॉइल पोल्यूशन का? उससे क्या होता है कि रिड्यूस्ड सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को रिड्यूस करते हैं सॉइल पोल्यूटेंट्स एग्रीकल्चर में। रिड्यूस्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन कम हो जाता है, सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है। रिड्यूस्ड क्रॉप यील्ड कम कर देते हैं। सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये सारे इफेक्ट्स है किस चीज के? सॉइल पोल्यूशन के। हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन हमने डिस्कस किया था ना पिछले चैप्टर में कि पिछले जो टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो फूड वेब में जैसे फूड वेब में चले जाते हैं तो वो आगे जाके इंक्रीज होते रहते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हर लेवल पे। तो उससे वो कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो इससे जब अगर हम जो सॉइल में कंटेमिनेंट्स ऐड होंगे वो धीरे धीरे करके फूड वेब में ऐड हो जाएंगे तो इससे क्या होगा? बायोमैग्निफिकेशन। फिर एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट है कि वेजिटेशन कम होगी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होगा, अर्बन एरियाज में क्लोगिंग ऑफ ड्रेन्स, इनंडेशन ऑफ एरियाज, वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स होगी। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? कैसे कंट्रोल कर सकते हैं हम सॉइल पोल्यूशन को? यूज ऑफ बायो पेस्टिसाइड्स एंड बायो फर्टिलाइजर्स। अगर हम बायो पेस्टिसाइड्स यूज करें या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग करें हम तो इससे हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल पोल्यूशन को। जो कि हार्मफुल कंटेमिनेंट्स जो है फर्टिलाइजर्स में या पेस्टिसाइड्स में वो नहीं होंगे क्योंकि हम बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। या फिर हम 4R जैसे रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, मतलब हम रिफ्यूज कर दे कुछ भी नई चीजें यूज करने के लिए जैसे कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है उसको ना यूज करें, या फिर हम रिड्यूस कर दें अपनी जो कंजम्पशन है जो कि कंटेमिनेंट्स की कंजम्पशन है जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं जिससे कंटेमिनेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो हम उसको रिड्यूस कर दें। या फिर रीयूज करें, हम जो भी सब्सटेंसेस है उसको हम अगर रीयूज करें तो उससे पॉल्यूशन कम हो सकती है। रिसाइकलिंग से पॉल्यूशन कम हो सकती है, तो ऐसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉइज पॉल्यूशन। Noise pollution is an unpleasant noise created by people or machines that can be annoying, distracting, intrusive and or physically painful। मतलब क्या होता है कि नॉइज पॉल्यूशन क्या है? जो भी अनप्लेजेंट नॉइज होती है जो कि हमें बहुत अच्छी नहीं लगती सुनने में, मतलब हमें चिड़चिड़ापन हो जाता है उस वॉइस को सुन के। ठीक है, तो वो क्या है? नॉइज पॉल्यूशन। साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल। साउंड किसमें मेजर होते हैं? डेसिबल में। एन इंक्रीज ऑफ अबाउट 10 डेसिबल इज अप्रोक्सीमेटली डबल द इंक्रीज इन लाउडनेस। जब भी 10 डेसिबल इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है? 10 डेसिबल अगर हम साउंड को इंक्रीज कर रहे हैं तो वो डबल साउंड इंक्रीज हो रही है, पिछले जितनी थी उसे डबल इंक्रीज होगी। A person's hearing can be damaged if exposed to noise levels over 75 decibel over a prolonged period of time। जो भी एक इंसान है अगर वो 75 डेसिबल से ज्यादा वॉइस सुने बहुत लंबे टाइम के लिए तो उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है उसको डैमेज हो सकता है। The World Health Organization recommends that the sound level indoors should be less than 30 decibel। जो World Health Organization है वो क्या कहती है कि जो भी साउंड लेवल्स है इंडोर वो लेस देन 30 डेसिबल होने चाहिए। ठीक है, साइलेंट जोन कौन सा एरिया होता है? साइलेंट जोन जो एरिया होता है अराउंड 100 मीटर्स तक, किसके 100 मीटर्स तक? किसके अराउंड? हॉस्पिटल्स के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के, कोर्ट्स के या रिलीजियस प्लेसेस के जो भी अराउंड 100 मीटर्स तक जो इनके अराउंड एरिया होता है
उसको क्या कहा गया है, साइलेंट जोन। वहां पे मतलब ज्यादा वॉइस अलाउड नहीं है। इम्पैक्ट्स क्या है नॉइस के, एनॉयंस, ज्यादा नॉइस होगी तो एनॉयंस मतलब चिड़चिड़ापन होगा कि इतनी आवाज हम सुन रहे हैं तो हमें मतलब चिड़चिड़ापन हो जाता है कि इतनी आवाज, कईयों को नहीं पसंद होती इतनी आवाज सुननी, तो उससे एनॉयंस होती है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कईयों का, या फिर हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ज्यादा, या पल्स रेट इंक्रीज हो जाती है ज्यादा वॉइस सुनने से। लॉस ऑफ हियरिंग हो जाती है। ह्यूमन परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है कि उनको कंसंट्रेशन लेवल नहीं उनका बढ़ पाता कि अगर ज्यादा वो आवाज सुन रहे हैं। नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करता है कि मतलब पेन करता है, टायर्डनेस फील होती है, ऐसे स्लीपलेसनेस फील होती है। डैमेज टू मटेरियल लाइक बिल्डिंग्स एंड मटेरियल्स में गेट डैमेज टू बाय एक्सपोजर टू इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव्स, मतलब डैमेज हो सकती है बिल्डिंग्स और मटेरियल्स। तो ये सारे इंपैक्ट्स हैं नॉइज के। अब हम इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एक तो है कंट्रोल एट सोर्स और एक है कंट्रोल इन द ट्रांसमिशन पाथ। मतलब एक तो जहां से ये आवाज आ रही है वहीं हम इस आवाज को कंट्रोल करें, तो क्या है, रिड्यूसिंग द नॉइस लेवल फ्रॉम डोमेस्टिक सेक्टर, जहां से हम यूज करें वहीं पे अगर हम वॉइस को, नॉइस लेवल्स को कम कर दें। या फिर मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स को हम मेंटेन करें, या कंट्रोल ओवर वाइब्रेशन, मतलब या प्रोहिबिशन ऑन यूजेज ऑफ लाउड स्पीकर, अगर हम लाउड स्पीकर को ज्यादा यूज ना करें, तो ये हम एट सोर्स पे ही हम कंट्रोल कर रहे हैं ताकि नॉइज पोल्यूशन या नॉइज ज्यादा बाहर ना जाए। एंड कंट्रोल इन द ट्रांसमिशन पाथ मतलब अगर जा रही है तो वहां, मतलब अगर हम जिस रूट से मतलब जो वॉइस ट्रैवल हो रही है तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर्स इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि इससे आगे आवाज ना जाए। या फिर हम बिल्डिंग का डिजाइन ऐसे क्रिएट कर सकते हैं कि इससे बाहर आवाज ना जाए। तो ये सारे ट्रांसमिशन पाथ पे हैं। फिर हम ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, इससे नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव मतलब हम अपने प्रोटेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं कि हम एक्सपोजर टाइम अपने मतलब कम कर सकते हैं, हम ज्यादा एक्सपोज नहीं करें अपने आप को वॉइस से। या फिर हियरिंग प्रोटेक्शन इंक्रीज कर सकते हैं हम अपनी। ठीक है। दीज आर ऑल द मेजर्स of noise pollution. Now next is radioactive pollution. Radioactivity is a phenomena of spontaneous emission of proton, electrons and gamma rays due to disintegration of atomic nuclei of some elements. These cause radioactive pollution. Radioactive pollution कैसे होता है, जब भी एटॉमिक न्यूक्लियाई है, जो भी एटम का जो न्यूक्लियाई है, जब उस न्यूक्लियाई का डिसइंटीग्रेशन होता है या उस न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन होता है तो उससे क्या रिलीज होती है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड गामा रेज। तो ये रेज जो है इससे क्या होता है, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन होता है। कौन सी टाइप्स ऑफ रेडिएशन कौन सी है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन अफेक्ट ओनली दोज कंपोनेंट्स व्हिच एब्जॉर्ब देम एंड हैव लो पेनिट्रेबिलिटी। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन उन्हीं को अफेक्ट करते हैं जो इनको एब्जॉर्ब करते हैं और इनमें लो पेनिट्रेबिलिटी है। लो पेनिट्रेबिलिटी मतलब ये ज्यादा किसी सब्सटेंस के अंदर इफेक्ट नहीं डाल सकते, ज्यादा अंदर तक नहीं जा सकते। आयनाइजिंग रेडिएशन हैव हाई पेनिट्रेशन पावर, मतलब हाई पेनिट्रेशन पावर क्या है कि बहुत अंदर तक इफेक्ट कर सकते हैं, ये आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। एंड कैन कॉज ब्रेकेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है उनको ब्रेक कर सकते हैं आयनाइजिंग जो रेडिएशन होती है। टाइप्स ऑफ रेडिएशन पार्टिकल्स कौन से हैं, कौन से रेडिएशन पार्टिकल्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स कैन बी ब्लॉक्ड बाय पीस ऑफ पेपर, मतलब अगर पीस ऑफ पेपर भी लगा देंगे ना तो भी उससे अल्फा पार्टिकल्स पास नहीं कर पाएंगे। तो इनकी क्या है, अल्फा पार्टिकल्स की वेरी लो पेनिट्रेबिलिटी। बीटा पार्टिकल्स कैन पेनिट्रेट थ्रू स्किन, बीटा पार्टिकल्स है वो स्किन से पास कर जाते हैं। वाइल कैन बी ब्लॉक्ड बाय सम पीसेस ऑफ ग्लास एंड मेटल, लेकिन ग्लास और मेटल से वो पास नहीं कर पाते बीटा पार्टिकल्स। तो इनकी थोड़ी अल्फा पार्टिकल्स से थोड़ी हाई पेनिट्रेबिलिटी है, अल्फा पार्टिकल्स से हाई पेनिट्रेबिलिटी है बीटा पार्टिकल्स की। और जो गामा रेज है दैट कैन पेनिट्रेट इजीली टू ह्यूमन स्किन, ह्यूमन स्किन में बहुत आसानी से गामा रेज पेनिट्रेट कर जाती है और डैमेज कर देती है सेल्स को। ठीक है। एंड कैन बी ब्लॉक्ड बाय, और जो गामा रेज है उसको ब्लॉक करने के लिए बहुत ही थिक, स्ट्रॉन्ग और मैसिव पीस ऑफ कंक्रीट चाहिए। तो गामा रेज की सबसे हाई पेनिट्रेबिलिटी है, सबसे कम पेनिट्रेबिलिटी किसकी है, अल्फा रेज की। फिर उसके बाद है बीटा रेज, फिर उसके बाद है गामा रेज की सबसे हाई पेनिट्रेबिलिटी है। ठीक है। तो सोर्सेज क्या है इसके, दे इंक्लूड नेचुरल सोर्सेज क्या है इसके, कॉस्मिक रेज है फ्रॉम स्पेस, उससे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रिलीज होते हैं जैसे, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन फ्रॉम रेडियो न्यूक्लियस, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो भी अर्थ क्रस्ट में है जैसे रेडियम, यूरेनियम, थोरियम, पोटेशियम, कार्बन, इससे क्या होता है, ये दीज आर द सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। और मैनमेड सोर्सेज कौन से, न्यूक्लियर वेपन से, जैसे अगर हम न्यूक्लियर मटेरियल को कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए और अगर वो न्यूक्लियर मटेरियल रिलीज हो गया तो ठीक है, उससे फिर क्या होता है कि रेडियो एक्टिव
पॉल्यूशन हो जाते हैं। डिस्पोजल ऑफ, अगर न्यूक्लियर वेस्ट को हम अच्छे से डिस्पोज ऑफ ना करें तो उससे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। यूरेनियम माइनिंग से रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है। रेडिएशन थेरेपी, दीज आर ऑल द सोर्सेज ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। नाउ रेडिएशन आर ऑफ टू टाइप्स विद रिगार्ड टू द मोड ऑफ देयर एक्शन ऑन सेल्स, मतलब किस तरह से वो एक्ट करते हैं किसी सेल पे, उस बेसिस पे वो टू टाइप्स के, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन एंड आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग अभी बताया था ना कि जो भी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है, उनकी लो पेनिट्रेबिलिटी होती है। दे इंक्लूड शॉर्ट वेव रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में शॉर्ट वेव रेडिएशन होते हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशन कौन सी? अल्ट्रावायलेट रेज विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। अल्ट्रावायलेट रेज होती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है और वो होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन, इनकी लो पेनिट्रेबिलिटी होती है। एंड अफेक्ट द सेल एंड मॉलिक्यूल्स विच एब्जॉर्ब देम, ये उन्हीं सेल्स और मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करते हैं जो इनको एब्जॉर्ब करते हैं। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन उन्हीं सेल्स और मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करते हैं जो इनको एब्जॉर्ब करते हैं, इनकी क्या होती है? लो पेनिट्रेबिलिटी। दे डैमेज आईज विच में बी कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम कोस्टल लाइंस, आईज को डैमेज कर सकते हैं ये, ठीक है, जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। दे इंजर द सेल्स ऑफ स्किन, मतलब जो स्किन के सेल्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। ब्लड कैपिलरीज को डैमेज कर सकती है ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी होती है? दे इंक्लूड एक्स रेज, कॉस्मिक रेज एंड एटॉमिक रेडिएशन। जो एक्स रेज होती है, कॉस्मिक रेज होती है, एटॉमिक रेडिएशन, ये सारी आयनाइजिंग रेडिएशन है। दे आयनाइजिंग रेडिएशन हैव अ हाई पेनिट्रेशन पावर एंड कॉज ब्रेकेज ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स को ब्रेक कर देती है, मतलब इनकी इतनी हाई पेनिट्रेशन होती है तो ये क्या करते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स को ये ब्रेक कर देती है। द मॉलिक्यूलर डैमेज में प्रोड्यूस शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स, इनके शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों इफेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट इज ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या है? जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्कार्डेड मटेरियल है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से जो भी डिस्कार्डेड मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे हम? ई वेस्ट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होगा जैसे कंप्यूटर या इक्विपमेंट्स यूज्ड इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, होम अप्लायंसेज, ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्ट्स एंड ऑल ऑफ द पेरिफेरल्स आर पॉपुलरली नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। या फिर जो भी डिस्कार्डेड इनका मटेरियल है उसको ई वेस्ट बोलेंगे। Now e-waste in India, India is the third largest electronic waste generator in the world after China and USA. थर्ड लार्जेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटर। सबसे पहला कौन सा? चाइना, फिर यूएसए, फिर इंडिया। Now releasing these data, the UN's Global E-Waste Monitor 2020 presented a worrying scenario where only 17.4% of the total e-waste was collected and recycled globally. जो ये यूएन की ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट है ना 2020, ये क्या कहती है कि ओनली 17.4% जो ई वेस्ट है वो कलेक्ट किया गया और रिसाइकिल किया गया ग्लोबली, विच इज वेरी लो। मतलब ओनली 17.4% जो ई वेस्ट है वो ही रिसाइकिल किया जा रहा है, तो रिसाइकलिंग रेट बहुत कम है। तो अगर रिसाइकलिंग प्रोसेस नहीं होएगा तो जो ई वेस्ट है ये बहुत हार्म कर सकते हैं, ह्यूमन को डैमेज कर, ह्यूमन बीइंग को डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये स्किन से कांटेक्ट में आ जाए, जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं ई वेस्ट में, वो अगर स्किन से कांटेक्ट में आ जाए तो वो स्किन को डैमेज कर सकते हैं। ऐसे ही मतलब अगर इनका ट्रीटमेंट अच्छे से ना किया जाए तो दीज कैन बी वेरी डेंजरस। कौन कौन से? जैसे लेड है। लेड का सोर्स क्या है? यूज्ड इन ग्लास पैनल्स, गास्केट्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स, पीसीबीज में यूज होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में लेड होता है। हेल्थ इफेक्ट्स क्या है इसके? लेड कॉजेज डैमेज टू द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है लेड। फिर ब्लड सिस्टम को इफेक्ट करता है, किडनी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है। इट ऑल्सो इफेक्ट्स द एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा होता है? जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में होता है, जो भी एंडोक्राइन सिस्टम उसको बोलते हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए होता है ह्यूमन बींग्स में। एंड impedes brain development among children. Lead tends to accumulate in the environment. क्या करता है ये? एनवायरमेंट में एक्यूमुलेट हो जाता है एंड हैज हाई एक्यूट एंड क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज मर्करी। मर्करी अगर हम, जैसे ये भी सारे ई वेस्ट है, लेड, मर्करी, ये सारे, तो मर्करी इज एस्टिमेटेड दैट 22% ऑफ द ईयरली वर्ल्ड कंजम्पशन ऑफ मर्करी इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। जो 22% जो मर्करी यूज हो रहा है वो किस में यूज हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में। यूज इन थर्मोस्टैट्स। थर्मोस्टैट्स क्या होते हैं? जो कि टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं थर्मोस्टैट्स, जैसे सेंसर्स, फिर रिलेज, स्विचेस, मेडिकल इक्विपमेंट, सी लैम्प्स, इन सब में मर्करी यूज हो रहा है। मर्करी क्या करता है? ये डैमेज करता है ब्रेन को और किडनी को, एज वेल एज फीटस को भी हार्म करता है, डैमेज करता है फीटस को। Now the developing fetus is highly vulnerable to mercury exposure. जो developing fetus होता है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है मर्करी के कांटेक्ट में आने से, ठीक है।
When inorganic mercury spreads out in the water, it is transformed to methylated mercury, which bioaccumulates in living organism and concentration through the food chain, particularly via fish. वही ये इसमें क्या कहा गया है कि जब भी मर्करी पानी में चला जाता है, पानी में जाने के बाद जो भी ई वेस्ट अगर वो पानी में चला गया मर्करी, तो पानी में जाने के बाद वो किसी फिश में एक्यूमुलेट हो जाएगा. अगर वो फिश हम खाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, मीना-मार्टेड डिजीज हो जाएगी. मर्करी से मीना-मार्टेड डिजीज होती है ना, हमने पहले डिस्कस किया था. तो इससे ये इफेक्ट हो जाएगा इसका. नेक्स्ट इज सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट क्या होता है, कोई भी डिस्कार्डेड मटेरियल, एनी मटेरियल लाइक गार्बेज, रिफ्यूज, स्लज फ्रॉम अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट या एयर पोल्यूशन कंट्रोल फैसिलिटी से कोई डिस्कार्डेड मटेरियल है, सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड या फिर कोई भी गैसियस मटेरियल है, फ्रॉम इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या माइनिंग एक्टिविटी से, एग्रीकल्चर ऑपरेशन से या फिर कोई भी एक्टिविटीज से जो भी वेस्ट है, डिस्कार्डेड वेस्ट आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, सॉलिड वेस्ट. But it does not include solid or dissolved materials in domestic sewage or solid or dissolved material in irrigation return flows or industrial discharges. ये किस चीज को इंक्लूड नहीं करता, सॉलिड और डिजॉल्व मटेरियल जो कि डोमेस्टिक सीवेज में होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करता. बाकी ये सबको इंक्लूड करता है, जैसे गार्बेज हो गया, रिफ्यूज हो गया, स्लज फ्रॉम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये सारे सॉलिड वेस्ट है. सॉलिड वेस्ट के अंदर बेसिकली क्या है, प्लास्टिक वेस्ट होता है. मतलब और भी बहुत सारे जैसे होते हैं, लेकिन उसमें क्या है, प्लास्टिक वेस्ट होता है जो कि लैंड पे चला जाता है. तो जो प्लास्टिक्स हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा है ना, यूज प्लास्टिक कैरी बैग्स के लिए यूज होता है प्लास्टिक. हम जो जैसे हम कहीं भी मार्केट में जाते हैं तो हम किस में लेके आते हैं हमारा सामान, प्लास्टिक बैग्स में. लेकिन अब तो जैसे प्लास्टिक बहुत कम यूज होने लगे, पहले बहुत ज्यादा यूज होता था. तो लेकिन अब ये कम यूज होता है. और इसका हैजार्डस इफेक्ट क्यों है प्लास्टिक का, क्योंकि थ्रो अवे कल्चर की वजह से. थ्रो अवे कल्चर के मतलब हम यूज कर लेते हैं, फिर हम उसको कहीं भी फेंक देते हैं ऐसे ही, और उसको मतलब वो उस जो थ्रो अवे कल्चर की वजह से वो प्लास्टिक है वो एक एनवायरमेंटल हैजार्ड बन रहा है. ठीक है, जो भी हम जो ये थ्रो अवे कल्चर है या फिर जो हम इस प्लास्टिक को फेंकते हैं, ये कौन सा प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक, जो कि नॉन रिसाइक्लेबल होता है. जैसे जो ये वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं ना, ये जो भी हमें जिस भी प्लास्टिक बैग में, ये प्लास्टिक पॉलिथीन में जो भी हमें ये सब्जियां देते हैं, वो प्लास्टिक पॉलिथीन कौन सा होता है, सिंगल यूज प्लास्टिक होता है वो, और वो नॉन रिसाइक्लेबल होता है. अगर हम उस प्लास्टिक को कहीं भी फेंक दें तो वो नॉन रिसाइक्लेबल है, वो रिसाइक्लेबल भी नहीं हो सकता. और अगर हम उसको फेंक दें तो उससे बहुत पॉल्यूशन हो जाएगी, मतलब सॉइल पॉल्यूशन हो जाएगी और एनवायरमेंटल हैजार्ड में क्रिएट हो जाएगा. ये सोर्सेज क्या है इसके, हाउस होल्ड से आता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्लास्टिक बैग तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं. या फिर हेल्थ एंड मेडिकेयर में, होटल एंड केटरिंग, एयर रेल ट्रैवल, मतलब प्लास्टिक बॉटल्स जो यूज होती है. तो ये सारे सोर्स हैं. इफेक्ट्स क्या है इसके, द लैंड गेट्स लिटर्ड बाय प्लास्टिक बैग गार्बेज एंड बिकम्स अगली एंड अनहाइजेनिक. हम ऐसे ही फेंक देते हैं जो प्लास्टिक बैग, तो उससे क्या होता है, अनहाइजेनिक कंडीशंस क्रिएट हो जाती है. ठीक है, और कन्वेंशनल प्लास्टिक कौन सा होता है, वही सिंगल यूज प्लास्टिक, have been associated with reproductive problems in both humans and wildlife. reproductive problems create करते हैं ये humans और wildlife में. Now plastic bag deteriorates the soil fertility as it forms parts of manure and remains in soil for years. जो plastic bags होते हैं वो soil की fertility को deteriorate करते हैं और वो काफी लंबे समय तक जो प्लास्टिक है वो soil में रहता है. ठीक है, क्योंकि ये नॉन डिग्रेडेबल है तो इसीलिए काफी लंबे समय तक ये soil में रहेगा और ये soil की fertility को डिक्रीज कर देगा. Now टाइप्स कौन से हैं, सॉलिड वेस्ट आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन देयर सोर्स, म्यूनिसिपल वेस्ट, हजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट और हॉस्पिटल वेस्ट. तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कौन से हैं, जो कि हाउस होल्ड वेस्ट है या फिर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो वेस्ट क्रिएट हो रहे हैं या फिर सैनिटेशन रेजिड्यू है, ये सारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट हैं. In 1947, cities and towns in India generated an estimated 6 million tons of solid waste. In 1997, it was about 48 million tons. मतलब 1947 में 6 million tons generate हुआ था solid waste, लेकिन अब 1997 में कितना generate हुआ था, 48 million tons. More than 25% of the municipal solid waste is not collected at all. क्या होता है कि जो solid waste है उसका more than 25% collect ही नहीं होता. It is not collected at all. तो इससे क्या होता है, जो ये सॉलिड वेस्ट कलेक्ट नहीं हो रहा तो ये कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना, कि अगर कलेक्ट नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं तो ये पड़ा है, तो उससे वो क्या होता है, हैजार्डस इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं. तो 70% ऑफ द इंडियन सिटीज लैक एडिक्वेट कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट इट एंड देयर आर नो सैनिटरी लैंडफिल्स टू डिस्पोज ऑफ द वेस्ट. 70% जो इंडियन सिटीज है उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इसको सॉलिड वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर सके एक जगह से दूसरी जगह तक. ठीक है, तो अगर ये एक ही जगह पड़ा रहेगा तो उस जगह को हार्म करेगा, उस सॉइल को हार्म करेगा. तो ये सॉलिड और कहीं पे क्या है कि सैनिटरी लैंडफिल्स, जो कि लैंडफिल्स किस लिए होते हैं, सॉलिड वेस्ट को डंप करने के लिए, कहीं पे वो सैनिटरी लैंडफिल्स ही नहीं बने हुए, तो वो वेस्ट को कहाँ डिस्पोज ऑफ करेंगे. तो दैट इज अ ग्रेट कंसर्न. हैजार्डस वेस्ट कौन सा होता है, हैजार्डस वेस्ट वो होता है जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो जाते हैं,
जिस भी वेस्ट के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होता है वो कौन सा होता है, हैजार्डस वेस्ट। कहां से आता है ये, इंडस्ट्रियल और हॉस्पिटल वेस्ट को हैजार्डस वेस्ट बोलते हैं। Now India generates around 7 million tons of hazardous waste every year, most of which is concentrated in 4 states. 7 million tons hazardous waste जनरेट करता है इंडिया हर साल। कहाँ कौन कौन से स्टेट्स में, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु, 4 स्टेट्स। मोस्टली इन स्टेट्स में hazardous waste कंसंट्रेटेड है। Household waste that can be categorized as hazardous waste include old batteries, shoe polish, पेंट, टेंट्स, ओल्ड मेडिसिन एंड मेडिसिन बॉटल्स। इनकी वजह से क्या होता है, जो हाउस होल्ड वेस्ट है जैसे ओल्ड बैटरीज, शू पॉलिश, पेंट, टेंट्स, ओल्ड मेडिसिन, मेडिसिन बॉटल्स, ये कैटेगराइज क्या करते हैं, हैजार्डस वेस्ट। अब इन डायरेक्ट एक्सपोजर टू केमिकल्स इन हैजार्डस वेस्ट सच एज मर्क्यूरी एंड साइनाइड कैन बी फेटल। अगर हम इनका हैजार्डस वेस्ट का हमारे डायरेक्ट एक्सपोजर हो जाए हमारे ह्यूमन स्किन से या ह्यूमन से, तो क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा फेटल, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं। हॉस्पिटल वेस्ट कौन सा होता है, इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस। कैसे जनरेट होता है हॉस्पिटल वेस्ट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटीज और इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोलॉजिकल। मतलब कैसे जनरेट होता है, कब हम कुछ ट्रीट कर रहे हैं, डायग्नोसिस, जैसे सिरिंजेस है, ये सारे जो यूज्ड सिरिंजेस हैं वो सारे क्या है, हॉस्पिटल वेस्ट है। These chemicals include formaldehyde and phenols, which are used as disinfectants, and mercury, which is used in thermometers or equipments that measure blood pressure. मतलब मर्करी थर्मोमीटर्स में यूज होता है। अगर हम उसको ऐसे डिस्कार्ड कर दें, ठीक है, तो वो क्या वेस्ट बनेगा, हॉस्पिटल वेस्ट होएगा ना वो सारा। सर्विस कैरिड आउट बाय वेरियस एजेंसी शो दैट हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट इन इंडिया आर नॉट गिविंग ड्यू अटेंशन टू द वेस्ट मैनेजमेंट। सर्वे जो हम कंडक्ट कर रहे हैं उससे क्या मिल रहा है कि जो भी हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट है इंडिया में वो अटेंशन इतना दे ही नहीं रही है वेस्ट मैनेजमेंट को। तो इसीलिए क्या है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बनाए 1998 में, जिसकी वजह से जो वेस्ट, ये जो हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट्स हैं ये फोकस करें वेस्ट मैनेजमेंट पे, ठीक है। नाउ ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं और सॉलिड वेस्ट को, जैसे ओपन डंप्स मतलब खुले में जब अगर हम डंप कर दें, उसको कोई भी कवर ना करें, हम सॉलिड वेस्ट को वहां कहीं पे गिरा दें और उसको कहीं से कवर ना करें, तो वो ओपन डंप हो गया। द वेस्ट इज अनट्रीटेड, अनकवर्ड एंड नॉट सेग्रीगेटेड। मतलब कोई भी ट्रीट नहीं किया हमने वेस्ट को, सिर्फ ऐसे ही फेंक दिया, कोई भी उसको कवर नहीं किया, ऊपर से सेग्रीगेट भी नहीं किया कि ये बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे कुछ भी हमने सेग्रीगेशन नहीं की। तो वहां पे अगर हम फेंकेंगे ऐसे ओपन डंप्स में, तो क्या होगा कि जो वहां पे ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाएगा, किसके लिए, फ्लाइज, रैट्स और अदर इंसेक्ट्स के लिए। तो इससे क्या होगा, डिजीजेस फैलेगी, ठीक है, ओपन डंप्स की वजह से। और अगर ये जैसे रेन वाटर रन ऑफ होता है फ्रॉम दीज डंप्स, कंटामिनेट नियरबाई लैंड, अगर जैसे पानी आएगा इनमें, क्योंकि इनमें कंटामिनेंट्स तो ऑलरेडी हैं, तो अगर पानी से ये रन ऑफ होएगा जो, तो कंटामिनेट्स उस पानी में आ जाएंगे रन ऑफ से। अगर फिर वो पानी जो वो नीचे भी चला जा सकता है, लीचिंग से वो नीचे भी जा सकता है, वो ग्राउंड वाटर को भी कंटामिनेट कर सकता है, फिर वो नियर बाय लैंड को भी कंटामिनेट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ओपन डंप is to be phased out. Now landfills are generally located in urban areas. Landfills कहाँ पे, urban areas में। It is a pit that is dug in the ground. मतलब एक गड्ढा सा खोद दिया जाता है कहाँ पे, ग्राउंड में, और वहां पे फिर क्या होता है कि हम अपने गार्बेज को डंप कर देते हैं और फिर उस पिट को हम कवर कर देते हैं सॉइल से। ऐसे ही करते रहते हैं हम, जैसे डंप कर दिया, फिर उसको सॉइल से कवर कर दिया, फिर डंप कर दिया, फिर उसको सॉइल से कवर कर दिया। फिर जब वो लैंडफिल भर जाता है तो उस एरिया को हम या किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे पार्किंग लॉट के लिए यूज कर सकते हैं, ऐसे। तो ये होता है लैंडफिल्स। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है कि अगर यहाँ पे लैंडफिल में वाटर चला जाए नीचे, मतलब क्योंकि लैंडफिल्स भी कंटेमिनेशन तो है ही वहां पे, क्योंकि वहां पे डंप हो रहा है जब ये सारा गार्बेज, तो कंटेमिनेशन है। तो वहां पे अगर वाटर चला जाए तो वाटर से क्या होता है, वाटर कंटेमिनेशन, वाटर में कंटेमिनेंट्स आ जाएंगे और वो कंटेमिनेंट से क्या होगा, लैंड पॉल्यूशन हो जाएगा, और नीचे जब लीचिंग से वो वाटर नीचे जाएगा तो उससे ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी होएगा, ठीक है। Now, sanitary landfills is more hygienic and built in a methodical manner to solve the problem of leaching. जो sanitary landfill है वो बहुत ही hygienic और इस मैनर में बनाया गया कि वो लीचिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। कैसे बनाए गए हैं सैनिटरी लैंडफिल्स कि वो इम्पर्मिएबल मटेरियल को यूज करते हैं, ताकि इम्पर्मिएबल मटेरियल कौन सा होता है, जिससे कोई चीज पास ना हो पाए। इम्पर्मिएबल मटेरियल जहां से कुछ चीज पास ना हो पाए या फिर कोई भी कंटेमिनेंट्स वहां से पास ना हो पाए, तो वो लैंडफिल्स में इम्पर्मिएबल मटेरियल यूज करते हैं, ताकि वहां से जो वाटर है, वहां की जो वाटर है वो नीचे ग्राउंड वाटर में या फिर लैंड में आसपास की वहां ना जा पाए और लीचिंग ना हो पाए। तो ये सैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं। लेकिन जो सैनिटरी लैंडफिल्स होते हैं उसकी जो कंस्ट्रक्शन होती है वो बहुत ही कॉस्टली होती है। इंसिनरेशन प्लांट्स क्या होता है,
The process of burning waste in large furnaces at high temperature is known as incineration. जो भी वेस्ट है उसको अगर हम हाई टेम्परेचर पे बर्न करें लार्ज फर्नेसेस पे तो उसको क्या बोलेंगे? इंसिनरेशन. इन दीज प्लांट्स द रिसाइक्लेबल मटेरियल इज सेग्रीगेटेड एंड द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज बर्न्ड एंड एशेस प्रोड्यूस. मतलब रिसाइक्लेबल मटेरियल को सेग्रीगेट कर दिया और बाकी सबको बर्न कर दिया. लेकिन इससे क्या बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलेगी और पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे जो कि एयर को हार्म, मतलब एयर पॉल्यूशन हो जाएगा इससे, इंसिनरेशन प्लांट से ना. तो इसका ये है. और पायरोलिसिस कौन सा प्रोसेस है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंबशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और द मटेरियल बर्न्ड इन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन. पायरोलिसिस कौन सा है? कि जब भी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक कंडीशन में जब भी बर्न होते हैं तो उसको बोलते हैं पायरोलिसिस. ये ऑल्टरनेटिव है किस चीज का? इंसिनरेशन का. और जो गैस और लिक्विड जब भी जिस इससे ऑब्टेन होते हैं पायरोलिसिस प्रोसेस से, जो भी गैस और लिक्विड ऑब्टेन हो रहे हैं उसको हम एज अ फ्यूल यूज कर सकते हैं. Pyrolysis of carbonaceous waste like firewood, coconut, palm waste, corn kernels, cashew shell, rice husk, paddy straw and sawdust yields charcoal along with products like, मतलब इन सबको अगर हम pyrolysis में यूज करें जैसे firewood, coconut को, ठीक है, तो उससे क्या होगा? चारकोल यील्ड करेंगे, चारकोल बनेगा उससे, ठीक है. और अलॉन्ग विद कौन से प्रोडक्ट्स? टार, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन एंड अ फ्यूल गैस. अगर हम पायरोलिसिस की प्रोसेस को यूज करते हैं इन सब के लिए तो उससे क्या होगा? चारकोल प्रोड्यूस होगा और ये सारे प्रोड्यूस होंगे, टार, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन और फ्यूल गैस. नेक्स्ट इज कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग क्या होता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेनली फंगाई एंड बैक्टीरिया decompose degradable organic waste into humus like substance in the presence of oxygen. कंपोस्टिंग क्या होता है? कि हम जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करें, जैसे फंगाई और बैक्टीरिया को यूज करें, हम जो डीकम्पोज करने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट को ह्यूमस में क्रिएट करने के लिए, ताकि वो जो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सके या सॉइल में न्यूट्रिएंट इंक्रीज कर सके. कंपोस्टिंग में मेनली क्या होता है? हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं डीकम्पोजिशन के लिए, ताकि जो वो वेस्ट को डीकम्पोज कर सके और उससे क्या हो सके, ताकि वो ह्यूमस लाइक सब्सटेंस बना दे, ताकि वो सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाए उससे. तो इट इंक्रीजेज द सॉइल्स एबिलिटी टू होल्ड वाटर. सॉइल की एबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं. मेक्स द सॉइल इजियर टू कल्टिवेट, ठीक है. इट हेल्प्स द सॉइल रिटेन मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स, हेल्प सॉइल टू रिटेन मोर प्लांट न्यूट्रिएंट्स. इट रिसाइकल्स द न्यूट्रिएंट्स एंड रिटर्न्स देम बैक टू सॉइल एज न्यूट्रिएंट्स. ये रिसाइकिल करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और इसमें जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स वापस ले आते हैं कंपोस्टिंग से. वर्मीकल्चर भी सेम है कंपोस्टिंग की तरह, पर वर्मीकल्चर में क्या होता है? अर्थवॉर्म का यूज करते हैं बस हम. सेम है कंपोस्टिंग की तरह, बस वर्मीकल्चर में हम क्या यूज करते हैं? अर्थवॉर्म. 4 R's भी वही, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल. तो ये सारे 4 R's को हम यूज करके भी कर सकते हैं. अब नेक्स्ट कौन सा? थर्मल पॉल्यूशन. थर्मल पॉल्यूशन इज द राइज और फॉल इन टेम्परेचर. मतलब अगर जब या तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए पानी का या फिर बहुत ज्यादा कम हो जाए पानी का, ठीक है, तो उससे भी हम क्या पॉल्यूशन होती है, उससे भी मतलब डैमेज हो सकता है वाटर को. कैसे हो सकता है? लेट्स सी दिस हैज बिकम एन इंक्रीजिंग एंड द मोस्ट करंट पॉल्यूशन owing to the increasing call of globalization everywhere. किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से. थर्मल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय ईदर डंपिंग हॉट वाटर. मतलब अगर जैसे हमने देखा था ना कि फैक्ट्रीज एज अ कूलेंट या जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो वाटर को एज अ कूलेंट यूज करते हैं. तो कूलेंट यूज करते हैं, फिर इन रिटर्न वो क्या करते हैं? हॉट वाटर को रिलीज कर देते हैं वाटर बॉडीज में. तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम हॉट वाटर होता है, तो उससे इफेक्ट तो पड़ता है ना पानी को जब वो रिलीज होएगा वाटर बॉडी में. तो उससे क्या होगा कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट होएगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है. तो ये सारे इफेक्ट्स हैं. थर्मल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स और रिमूविंग ट्रीज को रिमूव करने से और वेजिटेशन को रिमूव करने से दैट शेड स्ट्रीम्स परमिटिंग सनलाइट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दीज वाटर्स. Release of cold water which lowers the temperature. Like the other forms of water pollution, thermal pollution is widespread, affecting many lakes and vast numbers of streams and rivers in various parts of the world. मतलब जो थर्मल पॉल्यूशन है ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है लेक्स को. मतलब अगर जैसे वहां पे वेजिटेशन, अगर हम वहां पे ट्रीज हमने रिमूव कर दिए पानी के आसपास, जैसे शोर लाइन पे जो भी ट्रीज है, या फिर हमने पेड़ काट दिए वहां पे, वेजिटेशन वहां पे हमने हटा दी, तो उससे क्या होगा? पानी मतलब शेड्स नहीं मिल पाएगी, तो उससे पानी और ज्यादा गर्म होएगा. तो ये भी एक इफेक्ट है. तो मेजर सोर्सेज क्या है इसके? पावर प्लांट्स क्रिएटिंग इलेक्ट्रिसिटी. पावर प्लांट से होता है, पानी डंप कर देते हैं ना वो गर्म पानी. फिर जब अगर वाटर एज ए कूलिंग एजेंट यूज करते हैं इंडस्ट्रियल, तो वो कूलिंग एजेंट यूज करते हैं, तो फिर वो वाटर को जो गर्म पानी होता है वो वाटर बॉडीज में चला जाता है. फिर डिफॉरेस्टेशन ऑफ द शोर लाइन. डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या मतलब जो वो ट्रीज कट जाते हैं तो ट्रीज की जो शेड्स है वो वाटर पे नहीं जा पाती, तो उससे इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है. फिर सॉइल इरोजन की वजह से थर्मल पॉल्यूशन होता है.
अब इसके इकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या है, वार्म वाटर के क्या इफेक्ट्स हैं और कोल्ड वाटर के क्या इफेक्ट्स हैं। जैसे अब चेंज इन टेम्परेचर इंपैक्ट्स ऑर्गेनिज्म बाय डिक्रीजिंग ऑक्सीजन सप्लाई एंड अफेक्टिंग इकोसिस्टम कॉम्पोजिशन। कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर, अगर वार्म वाटर हो तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को इफेक्ट करेगा, मतलब अगर ज्यादा वार्म वाटर होगा तो उसमें ऑक्सीजन कंटेंट उतना ही कम होगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन उतनी कम होगी, तो इसलिए उसकी क्या होगा, ऑक्सीजन कंटेंट को कम कर देंगे वार्म वाटर। Warm water contains less oxygen. Elevated temperature typically decreases the level of dissolved oxygen in water. So there is decrease in the rate of decomposition of organic matter. Now green algae are replaced by less desirable blue green algae. जो ग्रीन एल्गे है वो उस किससे रिप्लेस हो जाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गे से। एंड मेनी एनिमल्स फेल टू मल्टीप्लाई, मतलब जो इनकी पॉपुलेशन में एनिमल्स की बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पानी ज्यादा गर्म हो जाएगा तो उनकी पॉपुलेशन वहीं पे रुक जाएगी। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द मेटाबॉलिक रेट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, रिजल्ट्स इन कंजम्पशन ऑफ मोर फूड इन शॉर्टर टाइम देन इफ देयर एनवायरमेंट वर नॉट चेंज्ड। मतलब क्या होता है कि इनका अगर एकदम से पानी गर्म हो जाएगा, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनका इंक्रीज हो जाएगा। मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने से क्या होएगा कि उनको बहुत ज्यादा फूड चाहिएगा, एकदम बहुत ज्यादा फूड चाहिएगा, तो उससे क्या होएगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगी, तो फिर उससे जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो मर जाएंगे, तो उससे वो इफेक्ट होएगा, क्योंकि उनको फूड नहीं होएगा उनके पास इतना, तो इसलिए वो मर जाएंगे। कॉजिंग शार्प डिक्रीज, मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। अब इकोलॉजिकल इफेक्ट्स, कोल्ड वाटर का क्या इफेक्ट है। थर्मल पॉल्यूशन कैन ऑल्सो बी कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ वेरी कोल्ड वाटर फ्रॉम द बेस ऑफ रिजर्वॉयर्स इनटू वार्मर रिवर्स। क्या इफेक्ट करता है कोल्ड वाटर, इट इफेक्ट्स फिश पर्टिकुलरली देयर एग्स एंड लार्वा, मैक्रो इनवर्टिब्रेट्स एंड रिवर प्रोडक्टिविटी को हार्म करता है कोल्ड वाटर, ठीक है। अब हम कंट्रोल मेजर्स क्या है इसके, instead of discharging heated water into lakes and streams, power plants and factories can pass the heated water through cooling towers or cooling ponds। जो भी हम जैसे डिस्चार्ज करते हैं, हॉट वाटर डिस्चार्ज करते हैं, तो हम हॉट वाटर को कूल करके भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। मतलब हम उस जो हॉट वाटर है उसको कूल कर दें पहले और फिर डिस्चार्ज कर दें, तो उससे वो इफेक्ट नहीं होएगा ज्यादा, ठीक है। और कोजनरेशन क्या होता है कि प्रोसेस थ्रू विच द एक्सेस हीट एनर्जी फ्रॉम जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज्ड इन अनदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट नीड्स मच एनर्जी। कोजनरेशन क्या होता है कि कहीं पे अगर जो इलेक्ट्रिसिटी जहां पे जनरेट हो रही है वहां पे अगर एक्सेस हीट एनर्जी जनरेट होगी, तो उस एक्सेस हीट एनर्जी को हम कहाँ यूज कर सके, किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज कर सके जहां पे उसी एनर्जी की नीड है। मतलब हम उस एक्सेस हीट एनर्जी को किसी और प्रोसेस में यूज करें जहां पे उस एनर्जी की नीड है, ताकि उसको वो वेस्ट ना हो, और वो जो वाटर है उसको वेस्ट ना हो, और वो कहीं और अच्छी जगह यूज हो सके, हम उसको वाटर बॉडीज में ना डालें। Now where homes or other buildings are located near industrial plants, waste hot water can be used for heating and for heating। जो भी मतलब वेस्ट हॉट वाटर है, वैसे तो हम पानी में डाल देते हैं, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं, वो जो हाउसेज और बिल्डिंग्स है उन जो उसके आसपास इंडस्ट्रियल प्लांट्स के आसपास जो भी लोकेटेड है उसमें यूज हो सकता है वो हॉट वाटर। ये बेसिकली कहाँ पे अरेंजमेंट, कहाँ पे, स्कैंडिनेवियन जो टाउन्स एंड सिटीज, स्कैंडिनेविया में ये अरेंजमेंट है कि जो भी इंडस्ट्रियल प्लांट्स उसके आसपास जो भी होम्स और बिल्डिंग्स है उसमें वो हॉट वाटर यूज आता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है स्कैंडिनेविया में, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे ये अरेंजमेंट बनाई गई है। एंड इट इज प्रपोज्ड फॉर यूज इन चाइना। Now to prevent thermal pollution due to devegetation, the prescription is simple. Do not devegetate, मतलब devegetate मतलब कि vegetation decrease मत करो। Leave strips of trees and vegetation along streams and shorelines। मतलब जो trees and vegetation है उसको कट मत करो shoreline के आसपास, यही है मतलब सारा कि वहाँ पे trees vegetation होनी चाहिए, और water को cool करके मतलब फिर dump करो, या फिर जो hot water है उसको कहीं और use करो। ये सारे control measures हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक पॉल्यूशन। अभी हमने पहले भी प्लास्टिक पॉल्यूशन पढ़ा था, पर वो प्लास्टिक पॉल्यूशन लैंड पे था। अभी जैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन है मरीन एनवायरनमेंट पे, मरीन या ये मरीन इकोसिस्टम में। The marine resource covering 70% of the Earth's surface is a key asset in the biosphere. Of the nearly 1.5 million species known, nearly 250,000 live in the world's oceans. More importantly, nearly 50% of the global primary production takes place in the upper stratum of seawater. Seafood presently represents 20% of the protein in global diet. मतलब क्या है कि मरीन रिसोर्स है वो 70% कवर करता है अर्थ सरफेस को, और नियरली 1.5 मिलियन स्पीशीज रहती है, और जो सी फूड है वो 20% कंट्रीब्यूट करता है प्रोटीन ग्लोबल डाइट में, ठीक है। तो अगर वहां पे पॉल्यूशन हुई सी में प्लास्टिक की वजह से, तो दैट विल इफेक्ट ऑल दीज, ठीक है। अब प्लास्टिक पॉल्यूशन है कैन इंटरफेयर विद द प्लैंक्टन स्पीशीज दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द फूड। जो भी फाउंडेशन बनाता है फूड वेब का, प्लैंक्टन है वो फाउंडेशन बनाती है फूड वेब की, तो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको इफेक्ट करते हैं, ठीक है।
प्लास्टिक रिप्रेजेंट द लेटेस्ट कंटेमिनेंट इन द मरीन एनवायरमेंट, ये रिप्रेजेंट करता है जो लेटेस्ट कंटेमिनेंट है मरीन एनवायरमेंट का। जो इंक्रीज यूज ऑफ प्लास्टिक कैन लीड टू नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट। प्लास्टिक एज अ वेस्ट मटेरियल इन मरीन एनवायरमेंट, प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल कैसे है मरीन एनवायरमेंट में, जैसे अब प्लास्टिक है, अगर हम वो प्लास्टिक मरीन एनवायरमेंट में चला जाए तो उससे क्या होगा, जैसे अगर वो प्लास्टिक लैंड पे है तो वो सनलाइट की वजह से उसका डिग्रेडेशन जल्दी हो सकता है, ठीक है। जो लैंड पे अगर प्लास्टिक पड़ा है तो उसका डिग्रेडेशन सनलाइट की मदद से जल्दी हो सकता है, लेकिन अगर वो प्लास्टिक पानी के अंदर है तो उसका डिग्रेडेशन जल्दी नहीं होएगा, तो वो काफी टाइम तक वहीं पे घूमता रहेगा पानी में, ठीक है। एक तो ये है कंडीशन, और दूसरा क्या है कि जो पानी में उसका जो प्लास्टिक का रिट्रीवल और जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो नहीं होता, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्लास्टिक पानी में रहता है, तो दीज आर द टू फैक्टर्स विच जनरली रिजल्ट इन एक्सटेंडेड लाइफ टाइम्स ऑफ प्लास्टिक इन सी। इसकी वजह से क्या होता है कि प्लास्टिक पानी में बहुत लंबे समय तक रहता है और वो पानी को इफेक्ट करता है, ठीक है। अब प्लास्टिक्स एज अ वेस्ट मटेरियल इन लैंड एनवायरमेंट, इन लैंड एनवायरमेंट में तो हमें पता है कि वो ड्रेन्स को चॉक कर देता है, मतलब कैरी बैग्स अगर हम कहीं भी फेंक देते हैं, फिर अनहाइजीनिक एनवायरमेंट बना देता है, इलनेस कर देता है, वो डेथ ऑफ एनिमल हो जाती है। अगर जैसे कहीं भी अगर हमने कहीं भी जो प्लास्टिक है वो हमने डंप कर दिया ऐसे ही कहीं भी बाहर, और फिर उस प्लास्टिक पॉलिथीन बैग को अगर किसी काऊ ने खा लिया है, उसने तो वो मतलब अगर वो कुछ खा रही है और उसके अंदर वो प्लास्टिक बैग भी है, तो उसने अगर वो खा लिया तो वो चोक हो जाएगा उसका जो अंदर जो सिस्टम है, और उससे वो काऊ मर जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट है प्लास्टिक का। फिर ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इम्परवियस नेचर है इसका प्लास्टिक का, तो ये फिर सॉइल फर्टिलिटी को कम करता है। ऐसे तो ये सारे इनलैंड इसके इफेक्ट्स हैं प्लास्टिक के। नेक्स्ट इज बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन का क्या मतलब है कि बायो प्लस रेमिडिएशन, बायोलॉजिकल प्रोसेस से रेमेडी निकालना, मतलब रेमेडी करना, सॉल्यूशन निकालना। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस से मतलब कैसे, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू डिग्रेड द इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स, मतलब अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, जैसे बैक्टीरिया और फंगाई को यूज करके अगर हम एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड करें और ये लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन की स्ट्रैटेजीज कौन से होते हैं, इन सीटू रेमिडिएशन, और एक है इन सीटू, एक है एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है, जब भी जो कंटेमिनेट मटेरियल है वो उसी जहां पे पड़ा है, जिस साइट पे है, वो उसी साइट पे अगर हम उसको ट्रीट करें तो वो है बायो रेमिडिएशन, मतलब इन सीटू बायो रेमिडिएशन। मतलब जैसे बायो वेंटिंग है, बायो वेंटिंग क्या होती है, सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेल्स, मतलब जो भी कंटेमिनेटेड जो भी सॉइल है उसको हम अगर हम एयर और न्यूट्रिएंट को सप्लाई करें, ठीक है, तो जो वहां पे इंडिजीनियस बैक्टीरिया है उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी, इंडिजीनियस बैक्टीरिया की ग्रोथ से, तो फिर क्या होगा, वो बैक्टीरिया डिग्रेड करेंगे जो कंटेमिनेंट्स है वहां पे। तो इससे ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, बायो वेंटिंग, जब हम सप्लाई करते हैं एयर और न्यूट्रिएंट को कंटेमिनेटेड सॉइल में। और ये इन सीटू है क्योंकि ये उसी साइट पे हो रहा है जहां पे कंटेमिनेटेड जो मटेरियल है उसी साइट पे हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बायोस्पार्जिंग। बायोस्पार्जिंग क्या होता है, जब हम एयर को इंजेक्ट करें प्रेशर से, वाटर नीचे ग्राउंड वाटर टेबल में जब हम एयर को इंजेक्ट करें तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन उसकी बढ़ जाएगी, और जो भी वहां पे जो वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी वो डेवलप होएगा बैक्टीरिया, तो उसकी जो वो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, और उससे फिर बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेट भी इंक्रीज होएगी अगर हम ये प्रोसेस यूज करते हैं बायोस्पार्जिंग। बायो ऑगमेंटेशन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं कहीं से और वो कंटेमिनेटेड साइट पर छोड़ दिए जाते हैं फॉर डिग्रेडेशन प्रोसेस, तो ये बायो ऑगमेंटेशन। अब एक्स सीटू कौन से, जो कि कंटेमिनेटेड मटेरियल को हम कहीं और जाके ट्रीट करें, मतलब उसको वहां उस एरिया पे ट्रीट ना करें जहां पे वो कंटेमिनेटेड मटेरियल ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसको हम कहीं और जाके ट्रीट करें तो उसको बोलेंगे एक्स सीटू। अब लैंड फार्मिंग है, जैसे लैंड फार्मिंग हमें पता है ना कि मतलब जो कि डंप जो कर देते हैं हम कंटेमिनेटेड सॉइल को, तो कंटेमिनेटेड सॉइल को हम जहां से उठा के और किसी एक जो भी बेड प्रिपेयर कर रखा है उस पर हमने स्प्रेड कर दी, फिर हम उसको पीरियोडिकली टिल्ट करते रहते हैं कब तक जब पोल्यूटेंट डिग्रेड ना हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, लैंड फार्मिंग। बायोपाइल्स क्या होती है, ये बायोपाइल हाइब्रिड है किसकी, लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग की। कंपोस्टिंग हमें पता है ना क्या होती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके, जो हमने पहले डिस्कस किया था वो कंपोस्टिंग। तो इसका बायोपाइल्स क्या है, इट इज अ हाइब्रिड ऑफ लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग। Essentially engineered cells are constructed as aerated composted piles typically used for treatment of surface contamination with petroleum hydrocarbons। जो हाइड्रोकार्बन है जो सरफेस कंटेमिनेट करते हैं पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, उनको ट्रीट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, बायोपाइल्स, ठीक है। इसमें इंजीनियर्ड सेल्स को यूज करते हैं हम बायोपाइल्स में, ठीक है।
नाउ बायोरिएक्टर्स क्या है? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेसिंग ऑफ कंटेमिनेटेड सॉलिड मटेरियल और वाटर थ्रू एन इंजीनियर्ड कंटेनमेंट सिस्टम। बायोरिएक्टर्स मतलब जब भी कंटेमिनेटेड जो मटेरियल है उसको हम किसी इंजीनियर्ड कंटेनमेंट सिस्टम में डाल देते हैं और उससे फिर हम प्रोसेस को वो करते, मतलब हम कंटेमिनेटेड जो मटेरियल है उसको डिग्रेड करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोरिएक्टर्स। और कंपोस्टिंग हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोचेस कौन सी? फाइटो रेमेडिएशन। फाइटो रेमेडिएशन मतलब अगर हम प्लांट्स को यूज करके कंटेमिनेट्स को रिमूव करें सॉइल और वाटर से, तो उसमें क्या है? फाइटो एक्सट्रैक्शन। फाइटो एक्सट्रैक्शन कौन सा प्रोसेस है? बाय विच प्लांट्स एक्यूमुलेट कंटेमिनेंट्स इनटू द रूट्स एंड अबव ग्राउंड शूट्स और लीव्स। फाइटो एक्सट्रैक्शन कौन सा प्रोसेस है कि जब भी प्लांट्स जो कंटेमिनेंट्स है वो रूट्स में एक्यूमुलेट कर लें, ठीक है, या फिर जो ऊपर लीव्स में एक्यूमुलेट कर लें उन कंटेमिनेंट्स को, तो उसको क्या बोलते हैं? फाइटो एक्सट्रैक्शन। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन और फाइटो डिग्रेडेशन किसको बोलते हैं? जब भी क्या होता है जो भी कंटेमिनेंट्स है उनको जो प्लांट्स है वो ऊपर ले आए, मतलब फ्रॉम सॉइल से या फिर वाटर से वो ऊपर अपने ऊपर ले आए और उसको फिर मोर स्टेबल, लेस टॉक्सिक और लेस मोबाइल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें जो प्लांट्स हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? फाइटो डिग्रेडेशन। फाइटो स्टेबलाइजेशन किसको बोलते हैं? इन विच प्लांट्स रिड्यूस द मोबिलिटी एंड माइग्रेशन ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल। मतलब जो कंटेमिनेटेड सॉइल है उसकी मोबिलिटी को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब वो कहीं इधर उधर जा नहीं सकती, मतलब हिल नहीं सकती वो, ठीक है। तो जो लीचेबल कंस्टिट्यूएंट्स है आर एब्सॉर्ब्ड एंड बाउंड इनटू द प्लांट स्ट्रक्चर so that they form unstable mass of plant from which the contaminants will not re-enter the environment. इसमें क्या होता है फाइटो स्टेबलाइजेशन में कि जो लीचेबल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनको बाउंड कर देते हैं प्लांट स्ट्रक्चर से, तो ये क्या बना देते हैं? अनस्टेबल मास ऑफ प्लांट बना देते हैं। किस लिए? इससे क्या होता है फिर कि जो कंटेमिनेंट्स है वो री एंटर नहीं कर पाते एनवायरमेंट में। नेक्स्ट इज फाइटो डिग्रेडेशन और राइजो डिग्रेडेशन। राइजो डिग्रेडेशन क्या होता है? इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ कंटेमिनेंट्स थ्रू द एक्टिविटी एग्जिस्टिंग इन द राइजोस्फीयर। राइजोस्फीयर क्या होता है? जो भी रूट्स के आसपास का एरिया होता है, जो भी जैसे रूट्स होते हैं उसके आसपास जो भी एरिया, जो भी बैक्टीरिया है जो भी प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं हम? राइजोस्फीयर। तो ब्रेक डाउन ऑफ कंटेमिनेंट, जो भी कंटेमिनेंट्स है उनको ब्रेक डाउन करना, जो एक्टिविटी एग्जिस्टिंग इन द राइजोस्फीयर, वो एक्टिविटी किस लिए होती है? किसकी प्रेजेंस में होती है? प्रोटीन्स और एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है। और बाय सॉइल, जो सॉइल ऑर्गेनिजम्स है जैसे बैक्टीरिया, ईस्ट और फंगा है उनकी प्रेजेंस में, तो वहां पे वो ब्रेक डाउन ऑफ कंटेमिनेंट्स होती है इन राइजोस्फीयर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? राइजो डिग्रेडेशन। अब राइजो फिल्ट्रेशन क्या है? इट इज अ वाटर रेमेडिएशन टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स द अपटेक ऑफ कंटेमिनेंट्स बाय प्लांट रूट्स। राइजो फिल्ट्रेशन इज यूज्ड टू रिड्यूस कंटेमिनेशन इन नेचुरल वेटलैंड्स एंड एस्चुरीज। मतलब जब भी वो जो कंटेमिनेंट्स है उनको प्लांट रूट्स ऊपर ले आए अपने, मतलब ऊपर नीचे रूट से, नीचे सॉइल से अपने रूट्स के थ्रू वो अगर ऊपर ले आए तो फिर उसको क्या होता है? वो कंटेमिनेंट्स को डिक्रीज कर सकते हैं। ये कहाँ यूज होती है? वेटलैंड्स और एस्चुरी एरियाज में राइजो फिल्ट्रेशन यूज होती है, क्योंकि वहां पे पानी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उससे ये क्या करते हैं? प्लांट रूट्स जो कंटेमिनेंट्स है वो अपने ऊपर ले आते हैं। इन्वॉल्व द अपटेक ऑफ अपटेक मतलब ऊपर ले आते हैं कंटेमिनेंट्स को, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है बायो रेमेडिएशन की? इट इज यूजफुल फॉर द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ कंटेमिनेंट्स। मतलब बिल्कुल कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाती है कंटेमिनेंट्स की बायो रेमेडिएशन में। फिर क्या होता है कि लेस एक्सपेंसिव भी नहीं है इतना ज्यादा ये, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये सिर्फ बायोडिग्रेडेबल को जो कंटेमिनेंट्स है उनको ट्रीट करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल को नहीं ट्रीट करते हैं, और ये बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल करते हैं या फिर हाईली स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर चीज में कर रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर एरिया में कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत हाईली स्पेसिफिक होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है? जब भी रेन में एसिड मतलब एसिडिफिकेशन ऑफ रेनफॉल, मतलब एसिड रेन इज द रेनफॉल दैट हैज बीन एसिडिफाइड, उसको क्या बोलते हैं? एसिड रेन। तो इट इज फॉर्म व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट विद मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। कैसे फॉर्म होता है एसिड रेन? जब भी ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर से एटमॉस्फेयर में, जो भी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो मॉइस्चर से रिएक्ट करके जब एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है? एसिड रेन। एसिड रेन का पीएच क्या होता है? लेस देन 5.6 एंड इट इज पर्टिकुलरली डैमेजिंग टू लेक्स, स्ट्रीम्स एंड फॉरेस्ट एंड द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन दीज इकोसिस्टम। जो भी इन इकोसिस्टम में रहते हैं उनको डैमेज करते हैं एसिड रेन। टाइप्स ऑफ एसिड डिपोजिशन कैसी होती है? एक तो वेट डिपोजिशन होती है, एक ड्राई डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन कौन सी होती है? इफ द एसिड केमिकल्स इन द एयर आर ब्लोन इनटू एरियाज वेयर द वेदर इज वेट, द एसिड्स कैन फॉल टू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, फॉग और मिस्ट। जो भी एसिड केमिकल्स है, जो कि मतलब जैसे जो भी एसिड एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो उस एरिया, उस वेदर में चला जाए जो कि वेट है, ठीक है, अब वो एग्जिस्ट कर रहा है एनवायरमेंट में, लेकिन वो अगर उस वेदर में चला जाए जो कि वेट है, तो वो कैसे ग्राउंड पे आएगी? एज अ रेन, एज अ फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और फॉग और मिस्ट,
ठीक है, क्योंकि वो वहां पे जो वेदर है वो वेट है, तो इसलिए ये एक होती है वेट डेपोजिशन। दूसरी कौन सी है, ड्राई डेपोजिशन। ड्राई डेपोजिशन कौन सी है, इट एग्जिस्ट इन एरियाज वेयर द वेदर इज ड्राई, वेदर ड्राई है और जो एसिड केमिकल्स है मे बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू डस्ट और स्मोक एंड फॉल टू द ग्राउंड थ्रू ड्राई डेपोजिशन। मतलब ये डस्ट और स्मोक में मिल जाती है, जो ये एसिड्स हैं, जो ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन है, ये डस्ट और स्मोक में मिलके ग्राउंड पे आते हैं और ये हार्म मतलब ग्राउंड पे आ जाते हैं, फिर बिल्डिंग्स पे सेट हो जाते हैं, वेजिटेशन पे बैठ जाते हैं, ऐसे कार्स पे बैठ जाते हैं। क्योंकि ड्राई डेपोजिशन है तो ये स्मोक और डस्ट में मिलेंगे। ऐसे ही अगर वेट डेपोजिशन है तो वो इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और फॉग और मिस्ट ऐसे आते हैं। ठीक है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो रेन एरियाज है उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो भी जहां पे एसिड रेन होते हैं, दे आर कंसंट्रेटेड इन द इंडस्ट्रियलाइज्ड बेल्ट ऑफ द नॉर्दर्न स्फीयर। जो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड बेल्ट है वहां पे एसिड रेन ज्यादा होती है। फिर जो अपलैंड एरिया होता है, अपलैंड एरिया जहां पे डेपोजिशन नहीं होती है, जहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा होती है, वो अपलैंड एरियाज होते हैं। और विच आर वेल वाटर्ड बाय रेन एंड स्नो, मतलब जहां पे वाटर ज्यादा होता है। ड्यू टू द अबंडेंस ऑफ वाटर दे पोजेस न्यूमरस लेक्स एंड स्ट्रीम्स एंड आल्सो हैव मोर लैंड कवर्ड विद वेजिटेशन। मतलब क्योंकि वहां पे लेक्स ज्यादा, वाटर ज्यादा, तो लेक्स ज्यादा होंगे और लैंड भी ज्यादा वेजिटेशन से कवर होगी, ऐसे एरियाज में होंगी ये। बीइंग अपलैंड दे ऑफन हैव थिन सॉइल्स एंड ग्लेशिएटेड बेडरॉक। इनका जो अपलैंड मतलब वही की डिपोजिशन नहीं होती, ज्यादा सॉइल इरोजन होती है, तो वहां पे थिन सॉइल होती है, फिर ग्लेशिएटेड बेडरॉक होते हैं। तो ये सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जहां पे एसिड रेन होती है। इम्पैक्ट क्या है एसिड रेन का, सॉइल पे क्या इम्पैक्ट है, जो भी जैसे अब जो नाइट्रोजन और ये जो सल्फर ही है उनके ऑक्साइड है, जब ये जैसे एक्सचेंज बिटवीन हाइड्रोजन आयंस एंड द न्यूट्रिएंट केटाइंस लाइक पोटेशियम एंड मैग्नीशियम इन द सॉइल कॉज लीचिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब जो ये हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन जो सल्फर है ये इनकी क्या होती है, लीचिंग हो जाती है। लीचिंग मतलब ये नीचे चले जाते हैं। तो लीचिंग होने से क्या होता है, जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भी कैरी कर लेते हैं अपने साथ। जैसे एसिड इन पानी आया तो पानी की वजह से क्या होगा, जो लीचिंग होगी तो नीचे चला गया, तो जो वहां की जो सॉइल है उसको ये इनफर्टाइल कर देते हैं, क्योंकि वहां से जो न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं। Now this is accompanied by decrease in the respiration of soil organisms. Soil organisms की respiration को decrease कर देते हैं ये, ठीक है। वेजिटेशन पे कैसे इफेक्ट करते हैं कि वहां की ग्रोथ रुक जाती है, मतलब ग्रोथ जो ट्रीज है और जो छोटे ट्रीज है उनकी ग्रोथ वहां पे रुक जाती है, डिसकलरेशन हो जाती है, लॉस ऑफ फॉलिएज हो जाता है, लॉस ऑफ फीडर रूट्स हो जाता है। फीडर रूट्स कौन से होते हैं, एक तो होते हैं मतलब एक होते हैं एंकर रूट्स और एक होते हैं फीडर रूट्स। एंकर रूट्स होता है जो मेन रूट होता है, फीडर रूट होता है जो सेकेंडरी रूट होता है, ठीक है, तो उसका लॉस हो जाता है। फिर प्री मेच्योर एजिंग ऑफ ओल्डर नीडल्स, इन जो नीडल्स लीव्स है उनका जो प्री मेच्योर एजिंग हो जाती है कॉनिफर्स में। कॉनिफर्स बताए थे ना क्या होते हैं, जो कोन्स वाले प्लांट होते हैं, जो कोन शेप में होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैसे इफेक्ट करते हैं, जैसे पीएच है, पीएच डिटरमाइन करता है कोई भी स्पीशीज की एग्जिस्टेंस का। तो अब ऑप्टिमम पीएच ऑफ मोस्ट बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इज नियर न्यूट्रलिटी, मतलब जो ऑप्टिमम पीएच लेवल चाहिए बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को वो न्यूट्रल ही चाहिए, और फंगाई को चाहिए एसिडिक एनवायरमेंट, और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया को चाहिए एल्कलीन एनवायरमेंट। तो अगर एसिड रेन होगी तो एसिडिक ज्यादा होगा, तो एसिडिक ज्यादा होगा तो बैक्टीरिया बाउंड एरिया से तो वो फंगाई बाउंड एरिया जाएगा, क्योंकि फंगाई को एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए। तो इससे क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ को कैसे इफेक्ट करेंगे, एसिड रेन के डायरेक्टली इफेक्ट द एग्स एंड टैडपोल्स ऑफ फ्रॉग्स एंड सैलमेंडर्स दैट ब्रीड इन स्मॉल फॉरेस्ट पॉन्ड्स। ये एग्स और टैडपोल्स को इफेक्ट कर सकती है एसिड रेन। It has been postulated that acid rain can indirectly affect wildlife by allowing metal bound on soil sediments to be released into the aquatic environment where toxic substances may be ingested. एसिड रेन क्या है कि वो जो मेटल्स और जो सेडिमेंट जो भी लैंड पे है उसको वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर देती है, मतलब पानी के साथ वो बह जाता है, जैसे रन ऑफ के साथ जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस है वो भी सारे एक्वेटिक उसमें एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। तो वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उसको वो हार्म करते हैं। ह्यूमंस को कैसे हार्म करते हैं, इट हार्म्स इन नंबर ऑफ वेज लाइक बैड स्मेल, रिड्यूस विजिबिलिटी, इरिटेशन ऑफ द स्किन, आईज एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। Now some direct effects कौन से होते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फिसाइमा, ठीक है, कैंसर, ये सारे क्या होते हैं एसिड रेन के इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन पे। सो नेक्स्ट इज कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम एसिड रेन को, थ्रू प्रोसेस ऑफ बफरिंग। बफरिंग क्या होता है, जैसे एसिडिफाइड वाटर है उसका पीएच कम हो जाता है, तो उस पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें न्यूट्रलाइजिंग एजेंट मिला देते हैं उस पानी में। तो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट मिलाने के बाद क्या हो जाता है कि वो पानी न्यूट्रल हो जाता है, उससे एसिड का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है।
तो इस प्रोसेस से हम कम कर सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं हम, जो एमिशंस है सल्फर डाइऑक्साइड की, जैसे पावर स्टेशन से निकल रही है, तो उसको हम कम कर सकते हैं। कैसे? बाय बर्निंग लेस फॉसिल फ्यूल्स या फिर यूजिंग ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज लाइक टाइडल, विंड, हाइड्रो पावर एक्सेट्रा। तो हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज यूज करके भी सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन है वो कम कर सकते हैं। फिर लो सल्फर फ्यूल, मतलब सल्फर फ्यूल को हम कम यूज कर सकते हैं, डीसल्फराइजेशन हो सकती है। तो डिक्रीजिंग एमिशन ऑफ नॉक्स फ्रॉम पावर स्टेशन, जो पावर स्टेशन है उनमें से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह निकलते हैं उनके एमिशन को हम कम कर सकते हैं। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ इंजन को मॉडिफाई करके जो उसमें से गैसेस निकल रही है उसको ठीक कर सकते हैं। फिर कैटालिटिक एजेंट्स, कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज कर सकते हैं हम। So these are all the control measures. How can we control acid rain? So I hope you understood the lecture, and thank you. Next we'll start with renewable energy sources. Thank you.